11 जिया अर्जुन की बहन और राघव आईसीयू में। अब आगे। लावण्या तो राघव पर झूठे इल्जाम लगाकर वह से चली गई थी, लेकिन राघव जो अभी भी अपने में खोया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लावण्या यहाँ इस पार्टी में कैसे आई, किसके साथ आई, उसने उसे तप्पड़ क्यों मारा। राघव अभी इसी कशमकश में था, तभी जिया उसको कुछ बोलने को हुई ही थी, लेकिन उसके पहले ही आरडी ग्रुप का ही एक एम्प्लॉई जो कि जिया की तरफ आकर्षित था, जिया और राघव के बीच में आकर पहले तो जिया को अपने पीछे कर देता है, फिर राघव के चेहरे पर एक गुस्सा मरकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जिया मैडम पर हाथ डालने की। आज तो हम सब मिलकर तुमको इसकी सजा जरूर देंगे। आज हम सब तुमको जाने से मर डालेंगे। तेरे जैसी निक्कमों को ऐसे ही प्रमोशन देने पर अपनी असली औकात दिखा देते हो। इतना कहने के साथ वो और एक मुक्का राघव के चेहरे पर मार देता है। राघव जो अभी अभी अपने चेहरे पर लगे मुक्के से अपने चेतना में वापस आ गया था और एक मुक्के के साथ नीचे गिर जाता है। राघव दर्द से कहरा उठता है, उसके नाक और ओठ से खून आने लगता है, जिसे देख जिया की मनो आत्मा ही निकल जाती है, उसको कुछ भी कहने को नहीं होता। तभी राघव को मार खाते देख और भी बाकी कलीग राघव पर टूट पड़ते हैं। 4-5 जान मिलकर राघव को किसी कुत्ते की तरफ धो रहे थे और कुछ ने जिया को वह से हाथ पकड़कर दूर कर दिया था। राघव अपने ऊपर लोगों को हावी होते देख चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जिया को बचने आया था, चाहिए तो जिया को पूछो। लेकिन बाकी आदमियों के शोर के और मार के बीच में राघव की आवाज़ दाब जाती है। और तो और बाकी लेडीज़ भी जो कि आरडी ग्रुप में काम करते थे राघव को बुला भरा बोलकर गली दे रहे थे और वे 4-5 आदमी भी राघव को बहुत बुरी तरफ मार रहे थे, जैसे कि राघव पर अपनी कौन सी दुश्मनी निकल रहे हो। हाँ, दुश्मनी ही निकल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब जिया को चाहते थे। लेकिन जिया तो हमेशा राघव के साथ ही रहती थी। सभी अपनी अपनी सोच में गम थे। राघव को गालियां दे रहे थे, उसको मार रहे थे। तभी राघव की जोर की आवाज़ निकल जाती है और उसकी हाथ की हड्डी टूटने की आवाज़ भी आती है। तब वो 4-5 आदमी राघव से दूर हो जाते हैं। जिया जो कि उन लड़कियों के हाथ से निसटने की कोशिश कर रहे थे, राघव की आवाज़ सुन पीछे को देखती है तो राघव की हालत देख उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। सब लोग अभी भी राघव को बुरा भला कह ही रहे थे। तभी सीईओ अर्जुन की जोरदार आवाज़ वहां आ जाती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तभी सब लोग सीईओ अर्जुन को देख राघव से दूर हो जाते हैं, जैसे कि उनका इन सब में कुछ भी हाथ नहीं है। वही सीईओ अर्जुन अपने लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन वॉशरूम की तरफ आ ही रहा था। उसकी नज़र जमीन पर पड़े राघव पर जाती है, जो कि अब बेहोशी के हालत में था और कई जगह से खून निकल रहा था। राघव को ऐसे देख सीईओ अर्जुन की आंखें लाल हो जाती है और एक डरावनी तेज आवाज में कहता है, ऐसे इतना किसने मारा। सीईओ अर्जुन की आवाज़ सुन एक आदमी जो कि राघव को मरने में सबसे अग्रेसर था, सीईओ अर्जुन से कहता है, सर इस कुत्ते ने जिया। वो आगे कुछ कहता तभी उसके चेहरे पर एक जोर का तमाशा आकर लगता है, जिससे उस आदमी की समतोल निकल जाता है और जमीन पर अपने मुंह पर गिरता है। तमिश से बात करो, तुम जानते हो ये कौन है, अगर ऐसे कुछ हुआ तो। अर्जुन आगे कुछ बोलता तभी उनका असिस्टेंट करण सीईओ अर्जुन से कहता है, सर कंट्रोल रखिए, अभी इन सब की बात करने की वक्त नहीं है, हमें राघव सर को हॉस्पिटल भेजना होगा, उनकी देख लगता है बहुत सीरियस कंडीशन है। अर्जुन जो आग बबूला हो रहा था अपने असिस्टेंट की बात सुन शांत हो आकर कहता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और कोई मुझसे बताएगा ये क्या हुआ है। सीईओ अर्जुन की बात सुन एक लड़की कुछ बोलने को होती ही है। तभी जिया जो कब से राघव को देख आंसू बहा जा रही थी, एक झटके के साथ सीईओ अर्जुन के पास आकर कहती है, भाई मैं बताती हूँ। मैं जिया अपने बहते आंसू और गले के साथ उसको आगे कुछ बोले ही नहीं जा रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देख सीईओ अर्जुन को समझने में देर नहीं लगती कि जिया के साथ ही कुछ तो हुआ है। सीईओ अर्जुन जिया को पाने गले लग कुछ देर ऐसे ही हक करके रहता है, लेकिन बाकी सब लोग तो शौक हो गए थे जिया के मुंह से अर्जुन सर के लिए भाई सुन। जिया कुछ में बात शांत हो जाती है, तब अर्जुन कहता है, मैं यही हूँ, तुम शांत हो जाओ, फिर मुझे सब बताओ यहाँ क्या हुआ है। जिया अपने भाई के गले लग कुछ देर में ही शांत हो जाती है। फिर अर्जुन को देख जो उसके साथ हुआ वो सब बता देती है। कैसे सुरेश ने उसके साथ जबरदस्ती की, कसिए राघव उसे बचाने आया, कैसे लावण्या और बाकी सब लोगों ने मिलाकर राघव को मारा। जिया के मुंह से सब बातें सुन सीईओ अर्जुन का पारा हाई हो जाता है और बाकी लोगों को तो एक से बढ़कर एक झटका लगता है, क्योंकि उन सबको मालूम पड़ गया था कि उनके हाथ और मुंह से क्या गलती हुई है। वो सब राघव की हालत और अर्जुन गुस्सा देख भगवान से अपने आप को बचने की दुआएं मांगने लगते हैं। अर्जुन उन सबको देख कुछ कहे ही वाला था, तभी असिस्टेंट करण कुछ वार्ड बॉय के साथ स्ट्रेचर लेकर उसी वॉशरूम के पास आ जाता है जहां राघव अधमरे हालत में पड़ा था। करण और वार्ड बॉय को आता देख अर्जुन और जिया की जान में जान आ जाती है, लेकिन राघव को देख उन दोनों की हालत फिर से खराब होने लगती है, क्योंकि राघव अब खून की उल्टी कर रहा था।
तभी सीईओ अर्जुन सबको राघव को वह से ले जाने को बोल देता है। करण, जिया और वार्ड बॉय राघव को लेकर वह से चले जाते हैं। अर्जुन फिर सबको धक्का कुछ कहे ही वाला था, तभी एक पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के साथ उसी लोकेशन पर अर्जुन के पास आकर अर्जुन को ग्रीट करके वह की सभी हालत के बारे में जानकारी लेने लगता है। जब राघव को सब लोग मार रहे थे तभी किसी एक लड़की ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था राघव को जेल भेजने के लिए, लेकिन अब तो उस लड़की और उन सब की हालत तो खराब हो गई थी। अर्जुन पुलिस वाले से सब बता देता है। पुलिस उन 4-5 आदमी को वह से अपने साथ ले जाते हैं और अर्जुन को पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट नोंद करने को कह देते हैं। लेकिन सुरेश जब राघव को सब लोग मार रहे थे वह से चुपके से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। चैप्टर 12 लावण्या राघव का डाइवोर्स। सुरेश जो कि होटल पैराडाइज से छुपके छुपाते भाग आया था, जल्दी जल्दी में अपनी कार रास्ते पर भगाए जा रहा था। सुरेश ने मन ही मन कुछ तो प्लान बनाया था खुद को बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लावण्या जो कि राघव के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर होटल पैराडाइज अपने ऑफिस में आई थी रात को 11 बजे। लावण्या को अब सिर्फ और सिर्फ शांति और अकेलापन चाहिए था। लावण्या को आज एक और बार राघव से शादी करने के फैसले पर पछतावा हो रहा था और उसके आंसू कब से ऐसे ही बहते जा रहे थे। इसलिए लावण्या अपने ऑफिस के प्राइवेट कमरे में जहां उसके रहने का पहले से ही इंतजाम था। अगर लावण्या किसी दिन ऑफिस में लेट हो जाए तो वो अपने उस प्राइवेट कमरे में आराम से रह सकती थी। उस कमरे में एक बेड और बाथरूम भी था। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। लावण्या जो कि आज एक और बार बहुत टूटी थी, अपना मन हल्का करने के लिए वाइन पर वाइन पीती जा रही थी। वाइन के नशे की वजह से लावण्या वही अपने आंखों से आंसू बहते बहते सो गई थी, इस बात के अनजान कि अभी राघव किस हालत में है। वही हॉस्पिटल काशी में राघव को विप एरिया में एडमिट किया गया था जो हॉस्पिटल के 6 फ्लोर पर था। वीआईपी एरिया सिर्फ हॉस्पिटल के ट्रस्टी और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ही है। अर्जुन जो कि आरडी ग्रुप का सीईओ था, उसके इस हॉस्पिटल काशी में भी कुछ शेयर थे, इसीलिए राघव को अर्जुन के सिफारिश पर विप ट्रीटमेंट दी जा रही थी। राघव जिसकी हालत अभी काफ़ी सीरियस थी, उसको कहीं हड्डियां टूटी थी और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिसकी वजह से अभी उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। वहीं आईसीयू के बाहर जिया जो कि अभी भी राघव को आईसीयू में एडमिट देख रोती जा रही थी। तभी कुछ देर बाद सीईओ अर्जुन अपने असिस्टेंट करण के साथ उसी हॉस्पिटल में जिया के पास आ जाता है। सीईओ अर्जुन को हॉस्पिटल आने से पहले ही राघव के बारे में सब पता चला था, इसलिए ही दोनों डायरेक्ट विप फ्लोर पर आकर सीधा जिया के पास चला जाता है और जिया को अपनी बाहों में लेकर कहता है, जिया रो मत, राघव ठीक हो जाएगा। मैं राघव के लिए बेस्ट से बेस्ट सर्जन को बुला लूंगा। राघव को सिर्फ कुछ चोटें ही लगी है, इसलिए वो कुछ ही देर में होश में भी आ जाएगा। अभी तुम रो मत, तुमको ऐसे रट देख राघव को भी बुरा लग जाएगा। जिस पर जिया अर्जुन को कहती है, भाई राघव भाई तो ठीक हो जाएंगे ना, आज मेरी वजह से ही उसके साथ वो सब हुआ है। भाई आप उस सुरेश को मत छोड़िए, आज उनसे मेरे ऊपर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश की है, प्लीज़ भाई प्लीज़। अरे छोटी पहले तुम रो मत, तुम शांत हो जा, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना। अर्जुन जिया को रट देख उससे कहता है, जिस पर जिया अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए हाथ में सर हिला देती है। तो फिर मुझ पर विश्वास रखो, सुरेश अभी जा भी होगा वह सीधे वह से ऊपर चला जाएगा। उसने मेरी बहन यानी जिया मेहता के ऊपर अपनी गंदी नज़र डाली है, इसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। अर्जुन गुस्से में जिया से कहता है। वही जिया अपने भाई यानी सीईओ अर्जुन की बात सुन कप हो जाती है। हाँ, जिया और अर्जुन सेज भाई बहन है, इनकी पूरी जानकारी आगे आने वाले कुछ ही चैप्टर में मिल जाएगी। इतना कहने के साथ सीईओ अर्जुन अपने फ़ोन निकालकर कॉल करता है। आगे से कॉल रेस में हो जाने पर अर्जुन सामने वाले से कहता है, मैं तुमको एक नंबर और फोटो और उसके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस आदमी को इस जगह भी मिले वहाँ से अपने उस रूम में बंद करो और इसके पूरी फैमिली को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दो। इतना कहने के साथ राघव अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रख देता है। फिर दोनों अर्जुन और जिया आईसीयू की तरफ देख राघव का वही इंतज़ार करने लगते हैं। वही करीब 1 बजे के बाद डॉक्टर आईसीयू केबिन के बाहर आ जाए है, जिसे देख अर्जुन और जिया दोनों ही डॉक्टर के पास आकर राघव के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर शुक्ला जो कि हॉस्पिटल काशी के एक सर्जन और देशपांडे परिवार के दोस्त भी है, अर्जुन और जिया की तरफ देख कहते हैं, अभी राघव खतरे से बाहर है, सिर्फ अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से और उसके हाथ और चेस्ट की हड्डियां टूटने की वजह से हालत कहर हो गई थी। अब ऑपरेशन के बाद सब ठीक है, अभी कुछ देर बाद नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे और उनके देखने के लिए 24 हॉर्स के लिए एक नर्स भी हम अपॉइंटमेंट कर देंगे। फिर डॉक्टर सीईओ अर्जुन की तरफ देख कहते हैं, अर्जुन बेटा तुम्हारे पापा को राघव के बारे में सब पता चल गया है, वो कभी भी आते ही होंगे, इसलिए तुम दोनों अभी कुछ देर आराम करो, मैं रूम तैयार करने के लिए कहता हूँ। डॉक्टर की बात सुन अर्जुन और जिया दोनों भी खुश हो जाते हैं।
डॉक्टर की बात सुन अर्जुन उनसे कहता है, डॉक्टर अंकल, पापा को कैसे पता चला? डॉक्टर शुक्ला जवाब में कहते हैं, वो तुम्हारे पापा है, उनको तुम तीनों के बारे में सब पता है। कब क्या हो रहा है वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, तब तक जाओ तुम दोनों आराम करो। डॉक्टर शुक्ला की बात सुन दोनों ही मन मरकर कुछ देर आराम करने के लिए वह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कपूर ग्रुप में सुबह के 5:30 बजे लावण्या की केबिन के प्राइवेट रूम में लावण्या, जो कि अभी तक नींद में थी, अपने मोबाइल के अलार्म की वजह से नींद से बाहर आ जाती है। रात में काफ़ी नशे में होने की वजह से अभी लावण्या का सर दर्द से पटा जा रहा था। लावण्या कैसे तो करके अपने सर पर हाथ रखकर अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखती है। उसे अपनी रूम की जगह ऑफिस की रूम नजर आती है। फिर मन ही मन कहती है, मैं यहाँ कैसे? फिर कुछ ही मिनट में लावण्या कल रात के बारे में सब याद आ जाता है। कैसे राघव ने उसे पहले भी और कल भी देखा दिया, कैसे राघव ने अपनी ही कलीग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर उसके कुछ लड़की के साथ प्राइवेट फोटो जिसमें राघव और वो अनजान लड़की काफ़ी नज़दीक थी। ये सब बातें और रात की बात याद आते ही लावण्या कुछ सोचने के साथ अपने लॉयर को फ़ोन करके उसकी और राघव के डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कहती है। फिर कुछ देर तो ऐसे ही कुछ सोचने लगती है, उसके बाद खड़ी होकर कपूर मैंशन के लिए निकल जाती है। कपूर मैंशन में सुबह के 7:30 बजे हॉल में सुधा जी ने पूरा घर अपने सर पर ले लिया था। सुधा जोर जोर से छिलने के साथ खा रही थी, अबे राघव कह मर गए, जल्दी नीचे आकर हम सब के लिए नाश्ता रेडी करो। एक दिन क्या तुमको छूट दे दी? अपने आप को इस घर का दामाद ही समझने लगे हो? बोलो मत, तुम सिर्फ एक नौकर हो, नौकर, इसके अलावा तुम्हारी कोई लायकी नहीं है। सुधा की आवाज़ सुन कपूर फैमिली के सारे लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक सब नौकर भी हाल में आ जाते हैं। तभी समीर जी सुधा को ऐसे चिल्लाते देख कहते हैं, क्या हुआ है सुधा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या किया राघव ने? समीर जी की बात सुन सुधा जी कहती है, आज तुम कुछ भी मत बोलो, कल तो वो नौकर बिना कुछ बताए पार्टी में चला गया, और अब सुबह से दोपहर होने आ गई लेकिन अभी तक उसने नहीं नाश्ता बनाया है, नहीं मुझे सुबह की चाय दी है। इस जैसे नौकर को कुछ देर के लिए मनमानी करने दे दो, ऐसे ही होता है। मैंने तो पहले ही कहा था उस जैसे को अपना दामाद मत बनाओ जो सिर्फ महान के 30,000 कमाता हो, जिसकी हमरे बेटी के सामने कोई औकात नहीं है। आज तो मैं उस नौकर की और मेरी लावण्या का डाइवोर्स तो करके ही रहूंगी। जाओ कोई तो उस राघव को जल्दी से नीचे बुला कर लाओ। तभी राजू काका, जो कि काफ़ी सालों से कपूर मैंशन में काम करते थे, जल्दी से सुधा जी से कहता है, बड़े मालकिन, राघव जी मिशन में नहीं है। मैं सुबह उनको बुलाने के लिए गया था लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। उस नौकर की बात सुन सुधा कुछ बोलने के लिए होती है, तभी वह एक आवाज़ आ जाती है, वो अब इस मैंशन में कभी नहीं आएगा। सबक लोग उस आवाज़ को सुन आवाज़ की दिशा में देखते हैं जहां लावण्या खड़ी थी। लावण्या जो बाहर से कपूर मैंशन के अंदर आ रही थी, अपनी माँ सुधा और राजू काका की सारी बातें सुन ली थी। लावण्या को ऐसे बातें करते देख सभी शौक होकर उसकी तरफ देखते हैं। फिर समीर जी कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम पता है राघव कहाँ है? लावण्या अपने पापा की बात सुन कहती है, शायद अभी जेल के सलाखों के पीछे होगा वो। लावण्या की इस बात को सुनकर बाकी सबको 440 का झटका लग जाता है, लेकिन न्यान तो मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। तभी फिर से समीर जी हड़बड़ा कर लावण्या से कहते हैं, यह क्या बोल रही हो तुम? राघव क्यों जेल के अंदर होगा? क्योंकि पापा, उसने एक लड़की के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। इस बार मैं उसे कभी भी उसे माफ़ नहीं करूंगी। लावण्या गुस्से से अपनी लाल आंखों से, जो कि रोने की वजह से या गुस्से के वजह से लाल हुई थी, अब लावण्या को ही पता है, सबकी तरफ देख कहती है। अब फिर इस और बार सबको एक और झटका लग जाता है। समीर जी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो राघव की फिक्र करने के साथ थोड़े गुस्से में कहते हैं, देखो लावण्या, मुझे मालूम है तुमको अब राघव नहीं पसंद, लेकिन तुम उस पर ऐसे झूठे इल्जाम तो नहीं लगा सकती। तारांकन अपने पापा से मुंह से ऐसी बात सुन लावण्या जोर से गुस्से में कहती है, मैं इतनी भी नीच नहीं हूं कि किसी के ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाऊं। मैंने खुद कल रात को राघव को उसी के कलीग के साथ जबरदस्ती करके रेंज हाथ पकड़ लिया था। मैं कल ही उसके साथ सारे रिश्ते खत्म करके आई हूँ। इतना ही नहीं, मैंने राघव से डाइवोर्स के लिए अप्लाई भी किया है। और एक बात पापा, इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। अब तक मैं सिर्फ आपकी वजह से राघव को डाइवोर्स नहीं दे रही थी, लेकिन आज मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। लावण्या को इस बात को सुन समीर जी को कुछ भी बोलने को नहीं होता। बाकी सभी घर वाले भी शॉक हो गए थे। आज उन सबको एक के ऊपर एक झटके लग रहे थे, और लावण्या के मुंह से डाइवोर्स की बात सुन सुधा जी की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। 13 सच्चाई। अब आगे। लावण्या से मुंह डाइवोर्स की बात सुन समीर जी एकदम से सोफे पर बैठ जाते हैं। उनकी ऐसी हालत खबर होते देख लावण्या, सुधा जी, तीर और बाकी घरवाले सब उनके पास आकर समीर जी को देखने लगते हैं। सुधा जी समीर जी की ऐसी हालत होते देख कहती है, आप ठीक तो है ना?
सुनो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, और रही बात लावण्या और राघव के डाइवोर्स के बारे में, तो अब तो लावण्या ही उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, तो आप इस बार बीच में नहीं आएंगे। सुमा की इस बात को सुन सब लोग खुश हो जाते हैं। सब एक दूसरे के तरफ हंसकर देखने लगते हैं। शिवाग 3 लोगों के वो थे, समीर जी, तीर और लावण्या। सबीर जी जो कि अपनी ही सोच में गुम थे। तभी लावण्या सुध जी को देख बोली, माँ अभी आप शांत हो जाओ, अभी पापा को आराम करने दो। गे जानती हूँ तो अभी बहुत दर्द में है, मेरी बात को सुन। लेकिन लावण्या इतना बोलकर शांत हो जाती है और अपने राजू काका को पापा को उनके कमरे में ले जाने का इशारा कर देते हैं। राजू काका जो कि अभी काफ़ी उदास थे और उन सब की बात सुन रहे थे, लावण्या का इशारा समझकर समीर जी को उठाकर अपने फंदे की हेल्प से उनको उनके कमरे में ले जाने लगते हैं। सुधा जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। सब लोग उन तीनों को ऊपर जाते हुए देख रहे थे। तभी राभीर जी अचानक पीछे मुड़कर लावण्या की तरफा देख कहते हैं, लावण्या बेटा, मैं इस बार तुम्हारे डिसीजन के बीच में नहीं आएगा। तुमको को करना है वो कर सकती हो, लेकिन कभी भी अपने डिसीजन पर पछताना मता। इतना खाकर समीर जी खुद राजू काका को बाजू करके अपने कमरे में जाने लगते हैं। लावण्या जो अपने पापा को जाते हुए देख रही थी, उनकी यह सब बातें सुन अपने चेहरे पर कुछ नहीं लाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बुरा लग रहा था। न जाने क्यों सब उसके साथ होकर भी उसको अधूरा अधूरा लग रहा था। तभी भी लावण्या मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं राघव जैसे एक कैरेक्टरलेस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं उसको और मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करने में ही भलाई समझती हूँ। इतना कहकर लावण्या अपना फ़ोन पाई किसी को कॉल कर कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। समीर जी के रूम में समीर जी बालकनी में झूले पर बैठे हुए थे। सुधा जी जो कि उनके सर की मालिश कर रही थी। समीर जी जब भी किसी परेशानी में होते हैं तब सुध जी के हाथों से मालिश करते हैं। अचानक ही समीर जी से कहती है, सुनो जी, मैं जानती हूँ आपको लावण्या की बात का सुन बहुत बुरा लगा होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो राघव किसी लड़की के साथ ऐसी नीच हरकत कर सकता है। मुझे मालूम है आपको राघव सबसे प्यारा है, लेकिन उनसे जो हरकत की है वो कभी माफ़ करने के लायक नहीं है। इसीलिए मेरी बेटी ने जो निर्णय लिया है उसके साथ मैं हूँ। आपको अगर उसके साथ नहीं रहना तो उसके बीच में भी आओ, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं देखना चाहती जो कि किसी भी रेस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ। सूरज जी की बात सुन समीर जी एक सांस लेकर कहते हैं, सुधा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, किसी को भी मेरे रूम में आने मत देना, और नहीं तो माना, जब मैं शांत हो जाऊंगा खुद बाहर आ जाऊंगा, तब तक मुझे अकेला छोड़ो प्लीज़। सुधा जो कब से बोले जा रही थी, समीर जी की इस बात को सुन चुपचाप समीर जी को अकेला जोड़कर नीचे हॉल में आ जाती है। सुधा नीचे आने के बाद सब लोग उनके तरफ देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो समीर जी अब कैसे है। सुध भी उनके उस रिएक्शन को समझकर कहती है, अभी वो कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं, इसीलिए उनको कुछ देर कोई भी परेशान नहीं करेगा। सुधा जी की बात सुन सब लोग अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं, जो कि एक नौकर ने बनाया था। सुधा भी अपने प्लेट लेकर नाश्ता करने लग जाती है। कुछ देर बाद सुधा जी वीर को देख कहती है, वीर बेटा मेरा एक काम करोगे। वीर जो कि मन मरकर नाश्ता कर रहा था, अपनी माँ की बात सुन उनकी तरफ देख कहता है, हाँ माँ बोलो क्या काम है। कुछ नहीं, सिर्फ ये पता करो कि अब राघव किस जेल में है, मैं वह जाकर उसकी बेल करवाना चाहती हूँ। सुधा जी की इस बात को सुन वीर शौक होकर कुछ पूछने वाला ही होता है। तभी वीर की चाची सुनीता कहती है, बहन जी आप क्यों उस पर इतना मेहरबान हो रही हो, उसके कोई गलती नहीं कि उसने गुनाह किया है। उस पर सुधा जी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सुनीता, जैसे तुम सोच रही हो वो नहीं है मेरे मन में। राघव की कीमत इस घर में कुछ भी हो, लेकिन वो लावण्या का पति यानी इस घर का दामाद है। फिर अगर वो जेल में रहेगा तो इज्जत तो हमरे घर की ही जाएगी। सिर्फ इसलिए मैं उसको आज़ाद करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद लावण्या उससे डाइवोर्स ले लेगी, फिर उसके साथ कुछ भी हो जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सुधा जी की बात सुन सुनीता जी है देती है, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। वही वीर उनकी बात सुन हाँ मैं सर हिलाकर किसी को फ़ोन करके अपने रूम में चला जाता है बिना नाश्ता किए। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल काशी में राघव अभी प्राइवेट नॉर्मल वार्ड में था। उसके साथ अभी सिर्फ नज और जिया थी। अर्जुन अभी ऑफिस गया था कुछ अर्जेंट काम की वजह से। वही कुछ देर में राघव को होश में आता देख जिया खुश हो जाती है और वो नस जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाती है। डॉक्टर राघव का चेक करने आते हैं, तभी राघव फिर से बेहोश हो चुका था। डॉक्टर राघव को चेक करके जिया से कहते हैं, ऑल इज गुड, राघव अभी ठीक है, वो अब कभी भी होश में आ सकता है, सो बी पेशेंस। इतना कहकर डॉक्टर वह से चले जाते हैं। वही जिया वह सब सुन खुश होकर अर्जुन को फ़ोन पर सब बता देती है। जिया फिर फ़ोन रखकर कुछ करने को होती है, तभी रूम का दरवाज़ा खोल एक आदमी अंदर आकर जिया को कहता है, ये सब क्या हुआ जिया, लिटिल मास्टर कैसे है अब। जिया का एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी देती है, इसलिए वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर जिया दौड़कर उस आदमी के गले लगाकर रोने लगती है।
दूसरी तरफ कपूर मैंशन में समीर जी के रूम में समीर जी अपने सामने फ़ोन में एक तस्वीर को देखकर रोए जा रहे थे। वो तस्वीर और किसी की नहीं, राघव के पिता मिस्टर अनुल देशपांडे की थी। हाँ, मिस्टर अनुल देशपांडे जो कि देशपांडे ग्रुप के इकलौते वारिस थे और मिस्टर समीर कपूर के बहनोई और एक बेस्ट फ्रेंड भी थे। मिस्टर अनुल और समीर जी बचपन के दोस्त थे, इसलिए अनुल और समीर जी की बहन अवंतिका जी की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। वैसे ही अपनी इस रिश्तेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए समीर जी की बेटी लावण्या और मिस्टर अनुल के बेटे राघव की शादी भी उन दोनों के बचपन में ही तय कर दी थी। लावण्या और राघव दोनों को उन दोनों का साथ बचपन से पसंद आने लगा था। लेकिन एक दिन मिस्टर अनुल और उनके पूरे फैमिली पर एक जानलेवा अटैक हुआ था, जिसमें सिर्फ राघव और मिस्टर अनुल के पेरसोना बटलर काका मेहता ही बच पाए थे। लेकिन उसमें भी राघव के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से राघव अपनी पूरी मेमोरी लगभग भूल गया था। इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो देशपांडे परिवार का है और उसके फैमिली को मार डाला है। उस एक्सीडेंट के बाद राघव को उनके बटलर काका और समीर जी ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। कुछ दिन के कोमा के बाद राघव को होश आया, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल गया। तब समीर जी को अपने फ्रेंड मिस्टर अनुल की एक बात याद आई, जो थी, मेरे भाई समीर, तुम तो जानते हो फिलहाल मेरी जान को खतरा है, इसलिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी बहन और भांजे राघव की जिम्मेदारी संभाल लोगे। मुझे प्रॉमिस कर। समीर जी ने भी तब उनको प्रॉमिस कर दिया था। ऐसी बात को सोचकर अपने भांजे को वो अपने घर यानी कपूर मैंशन ले जाने लगता है। तभी बटलर काका समीर जी से कहते हैं, समीर सर, अभी आपको एक बात नहीं पता, मेरे सर के दुश्मन सिर्फ उनके पीछे ही नहीं बल्कि राघव बाबा के पीछे भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक राघव बाबा की याददाश्त नहीं आ जाती और वो इतने ब्रेन ही हो जाते कि अपने माँ और पापा के खून का बदला ले सके, तब तक आप उनकी रक्षा करेंगे और उनको कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी से समीर जी राघव को अपने घर लेकर आए। कपूर मैंशन में जब समीर जी राघव को उस हालत में लेकर आए थे, तब सबको एक चेतावनी दी थी कि अगर राघव को किसी ने भी उसके बारे में सच बताया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। समीर जी की इस बात को सुन सब लोग डर गए थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि समीर जी को अपने बहन और उनके फैमिली को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। यही नहीं, उस टाइम उनकी कही गई बात किसी लकीर की तरह होती थी। इसी वजह से किसी ने भी राघव को उसकी सच्चाई नहीं बताई। जब राघव कुछ दिनों बाद पहले जैसा हो गया, तब उसने समीर जी को अपने बारे में पूछा था। तब समीर जी ने उनको बताया था कि वो उसके फरीनेट का बेटा है और उसके माँ बाप का एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। राघव तब उनकी बात सुन बहुत रोया था, लेकिन अपने पापा के कहती वो भी उनके साथ रहा गया था। तब उसको लावण्या और वीर के साथ रखकर लावण्या से पैर हो गया एक तरफा। लेकिन वो अपनी हैसियत जनता था, इसीलिए उसने कभी अपने प्यार को लावण्या के सामने नहीं आने दिया। अजब समीर जी ने राघव के साथ लावण्या की साहड़ी के बारे में बताया, तब राघव खुशी खुशी मन गया। लेकिन आज समीर जी को पाने आप पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि आज वो अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। समीर जी को मालूम था राघव ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, वो किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन उनको ये भी मालूम था उनकी बेटी लावण्या कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी उनके साथ, इसलिए इस बार वो लावण्या को भी करने से नहीं रोक रहे थे। वही लावण्या अपने रूम में अपने लॉयर मिस्टर वायदंडे से डाइवोर्स पेपर रेडी करने के लिए कह रहे थे। जब लावण्या मिस्टर वायदंडे से बात कर कर फ़ोन रख देती है, उसके बाद अपने एक सबॉर्डिनेट को राघव का पता लगाने को कहती है। फिर सब काम हो जाने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होकर ऑफिस चली जाती है। 14 बटलर काका मिस्टर मेहता राघव के वार्ड में जिया अपने सामने खड़े आदमी को कहती है, पापा देखो न राघव भाई को क्या हुआ है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे मेरे साथ, देखो न भाई कब से सोया हुआ है, उठ भी नहीं रहा है। वही वो आदमी और कोई नहीं, देशपांडे परिवार के बटलर काका मिस्टर मेहता थे। अपनी बेटी को ऐसे रोते देख वो मिस्टर मेहता कहते हैं, अरे मेरी प्रिंसेस, राघव बाबा ठीक है, अभी वो कुछ देर में होश में आ जाएगा। मुझे बताओ तुम्हारा भाई अर्जुन कहाँ है। अपनी पापा की बात सुन जिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, भाई अभी बाहर गए कुछ अर्जेंट काम की वजह से, वो आते ही होंगे, मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ। नहीं रहने दो प्रिंसेस, मैं अभी मेरे डॉक्टर फ्रेंड से मिलकर आता हूँ। हाँ, और एक बात, राघव को अभी उसकी सच्चाई के बारे में मत बताना और नहीं मेरे बारे में। जब समय आ जाएगा तब मैं खुद उसे सब सच बता दूंगा। जिया हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ पापा। फिर मिस्टर मेहता वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था और फ़ोन पर किसी के साथ बातें कर रहा था। तभी ड्राइवर सनी बोलता, यही सर, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। सीईओ अर्जुन उसकी बात सुन नीचे उतर जाता है और राघव के वार्ड की तरफ जाने लगता है। वही राघव के वार्ड में जिया जो अभी भी राघव के पास बैठी थी। तभी राघव को होश आने लगता है, जिसे देख जिया खुश हो जाती है। राघव तुम होश में आ गए, अब तुमको कैसे फील हो रहा है।
अब कैसे हो तुम? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। जिया एक ही सांस में राघव से कहती है। खुशी के मार उसके आंखों से आंसू बहा रहे थे। राघव जो अभी अभी होश में आकर अपनी आंखें खोलने का तरय कर रहा था, तभी जिया आवाज़ सुन तो खुश होकर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, काम से काम, मुझे पानी के लिए तो पूछती पागल लड़की, ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। राघव की आवाज़ बहुत ही लो थी और जिया उसके थोड़ी दूर पर थी, इसलिए जिया को कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए जिया राघव के मुंह के पास जाकर कहती है, क्या कहा? पानी पानी दो मुझे। राघव जिया को अपने पास देख जोर से कहता है, फिर खांसता है। जिया उसकी आवाज़ जोर से सुन बाजू में हाथ जल्दी से टेबल रखे जार से गिलास में पानी लेकर उसे पिलाती हुई कहती है, ज़रा धीमे से भी कह सकते थे, चिल्लने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राघव उसकी बात पर सिर्फ हंस देता है। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद राघव जिया से कहता है, तुम अब ठीक हो? और क्या हुआ उस पार्टी में? तुम क्यों चिल्ला रही थी? राघव को यह बातें करते देख जिया को फिर से एक गिल्ट भर आता है। वो फिर से रोते हुई कहती है, सॉरी राघव, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से, तुम्हारी कोई भी गलती न होते हुए भी तुमको उन सब ने इतना मारा, और तो और तुम्हारी बीवी ने भी तुमको गलत समझ लिया। सब मेरी ही गलती है, सॉरी। जिया को ऐसा रोता देख राघव उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अरे जिया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। वो सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। यहाँ देखो, मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। इतना ही नहीं, मैं कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर सकता हूँ, तो फिक्र की कोई भी बात ना है। उसकी बात सुन जिया कुछ कहती तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, नहीं राघव, तुम अभी भी ठीक नहीं हो। तुम्हारा लेफ्ट हाथ फ्रैक्चर है, इसलिए जब तक डॉक्टर नहीं कहते तब तक तुम यही रहोगे। अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुन जिया और राघव दोनों उसे तरफ देखते हैं तो दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, जिसे जिया तुरंत कहती है भव। जिया आगे कुछ कहती तभी अचानक अपने शब्द बदलकर कहती है, अर्जुन सर, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन सर मैं इतने दिन तक यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मुझे। राघव उन दोनों की बात सुन सीईओ अर्जुन से कहता है, क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। अगर तुमको हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता है तो वो भूल जाओ। जिसने तुम्हारी यह हालत की है वो सब तुम्हारा खर्चा लेने के लिए तैयार है। सो डोंट वरी, वंसेओ अर्जुन इज हियर। इतना कहकर अर्जुन, जिया और राघव तीनों हंस देते हैं। राघव फिर जिया की तरफ देख उससे पूछता है, तुमने बताया नहीं, तुम चिल्ला क्यों रही थी? कुछ देर ऐसे ही बातें करने लगते हैं। जिया उसकी बात सुन जो जो उसके साथ हुआ था वो सब शार्ट में बता देती है, जिसे सुन राघव को सुरेश के ऊपर बहुत क्रोध आ जाता है। उसको ऐसे क्रोध में देख सीईओ अर्जुन कहता है, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, सुरेश जल्दी ही जेल के सलाखों के पीछे होगा, डोंट वरी, तुम अब आराम करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। राघव हमें सर हिला देता है, जिसे दका सीईओ अर्जुन वार्ड रूम से बाहर चला जाता है। फिर राघव और जिया ऐसे ही कुछ बातें करने लगते हैं। अर्जुन जो राघव के वार्ड से बाहर आकर डॉक्टर शुक्ला के केबिन की करीब जाने लगाता है। वही अर्जुन इस बात से अनजान था कि कोई है जो उसका डॉक्टर शुक्ला के केबिन में इंतजार कर रहा है। सीईओ अर्जुन डॉक्टर के केबिन के पास आकर दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर बैठे डॉक्टर शुक्ला बाहर वाले इंसान को नादर आने के परमिशन दे देते हैं। अर्जुन जैसे ही केबिन का दरवाजा ओपन करके अंदर आ जाता है, अपने सामने बैठे इंसान को देख चौंक जाता है। अर्जुन फिर हड़बड़ाहट में कहता है, पापा आप कब आए? मुझे कॉल तो कर दिया होता, मैं खुद आपको रिसीव करने आ जाता एयरपोर्ट पर। वही अर्जुन के समाने और कोई नहीं बटलर मिस्टर मेहता थे। अपने बातें की ऐसे हालत देख मिस्टर मेहता थोड़े गुस्से से कहते हैं, तुमको यहाँ एक काम दिया वो तो ठीक से किया नहीं गया, और मुझे चले ही ज्ञान देने। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कौन होता हूँ जो आपको ज्ञान दे दूँ? अर्जुन अपने पापा पानी मिस्टर मेहता की बात सुन सर नीचे करके कहता है, क्यों न कहूँ कुछ तुम। मैंने तुमको यहाँ हमारे छोटे बाबा पर ध्यान रखने के लिए, उनके सेफ्टी के लिए भेजा था, लेकिन तुमने क्या किया? आज वो इस हॉस्पिटल में। अब बोलो मैं क्या करूँ? इतना कहकर मिस्टर मेहता कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही अपने पापा की ऐसी हालत होता देख अर्जुन जल्दी से उनके पास जाकर उनको कुर्सी बैठाकर पानी दे देता है। मिस्टर मेहता भी उसके हाथ से पानी लेकर पी जाते हैं। फिर अर्जुन कहता है, पापा मैं जानता हूँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि तब हम सब पार्टी में थे, इसलिए ऐसा कुछ होने के चांसेस ना के बराबर थे। अर्जुन से मुंह से ऐसी बात सुन मिस्टर मेहता थोड़े गुस्से से बोलते हैं, अब तुम मुझे सब सच सच बताओ, राघव के साथ ऐसा क्या हुआ था? अर्जुन हमें सर हिलाकर उनको पार्टी वाली सब बातें बता देता है जो कि जिया ने उसको बताई थी। अर्जुन से मुंह से ये सब सुनकर मिस्टर मेहता का गुस्सा चढ़ जाता है। वो अपने हाथ को टेबल पर मारकर कहते हैं, कौन थे वो सारे आदमी? उसको जान से मार दो, और जिया के साथ जिसने नीच हरकत करने की हिम्मत की है उसको आज के आज मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मैं भी तो देखूं कौन है वो। नाम क्या बताया तुमने उसका? सुरेश, अर्जुन जवाब में कहता है।
हाँ वही सुरेश, उसको कहाँ से भी लाओ आज रात मेरे सामने। और एक और बात, इसके बाद राघव बाबा की सॉफ्टी और बड़ा हो और ऐसी गलती में फिर से माफ़ नहीं करूँगा तुमसे। मिस्टर मेहता गुस्से से अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन हाँ में सर हिलाकर अपना फ़ोन निकालकर वहाँ से चला जाता है। वही डॉक्टर शुक्ला दोनों पापा बेटे की बात चुपचाप सुन रहे थे। अर्जुन को ऐसे अपने केबिन से जाता देख फिर से मिस्टर मेहता से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ कपूर ऑफिस में लावण्या अपना नया प्रोजेक्ट LR के रिलेटेड लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है, इसलिए लावण्या अपना फ़ोन देखती है तो वो फ़ोन उसी आदमी का था जिसे लावण्या ने राघव के बारे में बताया था। लावण्या तीसरे रिंग में ही फ़ोन उठा लेती है, फिर कहती है, हाँ बोलो, कुछ पता चला उसका? किस पुलिस स्टेशन में है अब? सामने वाला आदमी, नहीं बॉस, वो किसी पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है। उस आदमी की बात सुन लावण्या चौंकाने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हॉस्पिटल? वहाँ कैसे? आदमी उसके जवाब में कहता है, बॉस कल रात पार्टी में राघव सर को उनके ही कुछ कलीग ने उनको बहुत पिटा था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। अगली रात वो ICU में थे। लगभग कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद उनको प्राइवेट वार्ड में एडमिट कर दिया था। लावण्या, जो कि राघव के ऐसी हालत के बारे में सुन काफ़ी साद हो गई थी, लेकिन उसको याद आ जाता है कि राघव उस लड़की के साथ क्या किया था। इसलिए लावण्या फिर अपने चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन ना लाकर कहती है, ओके अच्छा काम किया, अब तुम मुझे सिर्फ उसके हॉस्पिटल का नाम सेंड कर दो और कौन से वार्ड में है वो भी। इतना कहकर लावण्या फ़ोन कट करके अपने लॉयर को फ़ोन लगा देते हैं। वही लॉयर मिस्टर वॉइडेंडे 2 रिंग पर ही फ़ोन उठाकर कहता है, गुड आफ्टरनून मैडम, कुछ काम था? लावण्या अपने लॉयर की बात सुन कहती है, हाँ मिस्टर वॉइडेंडे, मैंने आपको डाइवोर्स पेपर रेडी करने को कहा था, क्या वो रेडी हो गए हैं? अगर रेडी है तो मैं आपको एक एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ जाकर राघव को वो दे दो और उसके सिग्नेचर उस पेपर पर ले लो। मुझे आज ही यह काम पूरा होना चाहिए। मिस्टर वॉइडेंडे जवाब में सिर्फ कहता है, ओके मैडम, काम हो जाएगा। फिर लावण्या मिस्टर वॉइडेंडे की तरफ से पॉजिटिव रैप्सों से सुन फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद लावण्या पहले लॉयर को राघव जहां एडमिट था उस हॉस्पिटल का नाम और राघव के वार्ड की लोकेशन बता देती है। लावण्या फ़ोन रखने के बाद मन ही मन खुशी और दुख दोनों एक्सप्रेशन से लाकर कंफ्यूज थी। वो साथ कुछ सोच रही थी। लावण्या की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसका दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा था कि जाकर राघव को देख लूँ। लेकिन लावण्या का दिल उसको इस बात गवाही दे रहा था कि जाओ अपने राघव को देख कर आओ। आखिरकार उसके दिल पर दिमाग हावी हो जाता है, जिस वजह से लावण्या फिर अपना काम करने लगती है। 15 वीर को पता चली राघव की सच्चाई। अब आगे। वीर सुबह सुबह ही अपनी मां की बात सुन बिना नाश्ते किए हुए ही कपूर मैंशन से निकल गया था। वीर बाहर आकर अपने एक सबॉर्डिनेट फ़ोन लगाकर कहता है, तुमको मिस्टर राघव देशपांडे, इसकी कॉल रात की सारी जानकारी निकाल कर लाना है। उनके साथ कल रात को क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया और अब वो कहाँ है, ये सब निकाल कर मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ। सामने वाला वीर की बात सुन कहता है, सर मिस्टर राघव मतलब लावण्या मैडम के पति ना। जिसके जवाब में वीर कहता है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में और भी कोई मिस्टर राघव देशपांडे है क्या? अपने बॉस की बात सुन वो आदमी हड़बड़ाहट में जल्दी से कहता है, नहीं सर, आपका काम हो जाएगा 30 मिनट में। इतना कहकर वो सबॉर्डिनेट फ़ोन रख देता है। फिर वीर अपनी कार निकालकर RD ग्रुप के पास वाले कैफ़े में जाकर बैठ जाता है, इसी उम्मीद में कि उसे राघव के बारे में कुछ पता चल जाए। वीर ऐसे ही कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते अपने आजू बाजू बैठे लोगों की बातें सुन रहा था, तभी उसको 3 गर्ल्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कल वाले पार्टी की बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम काव्य था, जो RD ग्रुप में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो अपने साथ बैठे हुए लड़की से कहती है, नैना तुम्हें पता है कि आज हमारे कंपनी के 10 लोगों को काम से निकल दिया, वो भी बिना किसी एडवांस नोटिस के, और उनमें से 5 लोगों को बंद कर दिया है। तुम दोनों में से किसी को पता है क्या ऐसा क्यों हुआ है? वही काव्य की बात सुन नैना, जो उसी RD ग्रुप में HR डिपार्टमेंट में काम करती थी, काव्य से कहती है, तुमने सुना वो सही है। इतना ही नहीं, नई रिक्रूटमेंट के लिए भी कई लोग आने लगे हैं। मेरा तो सर पता ही जा रहा है, मेरे हेड नई रिक्रूटमेंट का काम मुझे ही दे दिया है। यार यही अच्छा होता कि कल कोई भी पार्टी होती ही नहीं, हम सब पार्टी में जाते ही नहीं, और यह सब होता ही नहीं। छोड़ दो, जाने दो, अब जो होने वाला था वो तो हम रोक भी नहीं सकते। इतना कहकर नैना अपनी काफ़ी पीनी लगती है। वही 3 लोग, काव्य, मीरा, काव्य और नैना की कलीग जो अभी उनके साथ बैठी थी, और वीर जो कि उनके पीछे ही था, तीनों भी शौक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि काव्य और मीरा को कल के पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कल CEO अर्जुन ने सिर्फ प्रोजेक्ट स्टाफ और कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को ही पार्टी के लिए इनविटेशन दिया था, इसलिए काव्य और मीरा को पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों ही सेल्स डिपार्टमेंट में एक आम एम्प्लॉय थे, इसलिए दोनों क्यूरियस होकर नैना की तरफ ही देख रहे थे।
जैसे पूछना चाहते हो कि ऐसा भी क्या हुआ था कल, क्योंकि कल पार्टी में दोनों भी नहीं थे, इसीलिए उन दोनों को कुछ भी नहीं पता। वहीं वीर को कुछ कुछ अंदाजा था कि पार्टी में क्या हुआ होगा, लेकिन वीर पूरी बात जानना चाहता था। तभी मीरा क्यूरियस होकर नैना को पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पार्टी ही नहीं होनी चाहिए थी। ब्ला ब्ला, ऐसी भी क्या हुआ था कल पार्टी में। नैना मीरा की बात सुनकर पहले अपने चारों तरफ देखती है कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। नैना ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि यह सब उसकी यानी आरडी ग्रुप के रेपुटेशन का सवाल था। जब नैना को कंफर्म हो जाता है कि उनको कोई भी नहीं सुन रहा, वो दोनों कवन्या और मीरा की तरफ अपने बाहर चेंज करते हुए कहती है जैसे कोई बड़ा राज बताने वाली है। अरे कल ना हमारे सीईओ सर ने होटल पैराडाइज में पार्टी रखी थी, सिर्फ प्रोजेक्ट में जो मेंबर इन्वॉल्व थे उनके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए हम सब कल पार्टी में गए थे। नैना की बात सुन मीरा पटक से कहती है, वाओ लेस देन ग्रेटर देन यार, कितनी लकी हो तुम कल द होटल पैराडाइज में गए थे, कितना ऑसम। मीरा की बात सुनकर काव्य चिढ़ते हुए कहती है, मीरा नैना कुछ इम्पोर्टेंट बता रही है और तुम क्या फालतू की बात आकर रही हो। काव्य अपने ऊपर ऐसे चिढ़ते देख मीरा भी नाक फूंगा कर उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमको क्या, तुम्हारा तो ठहरा बॉयफ्रेंड जो तुमको हमेशा किसी न किसी बढ़िया होटल में ले जाता है हर वीक में। मैं तो ठहरी सिंगल गरीब लड़की, मेरा तो मन करता है ना ऐसे होटल में जाने का। उस पर काव्य कुछ बोलने वाली होती है तो मीरा बीच में आते हुए बोलती है, तुम दोनों रामायण यही खत्म करो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। उसकी बात सुन दोनों भी शांत होकर बात आगे बताने का इशारा करते हैं। मीरा उनका इशारा समझ आगे कहती है, तो कल हम सब पार्टी में गए थे, तब राघव और जिया का प्रमोशन की न्यूज़ बता दी। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही हम सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी जिया की होटल के अंदर से चीखने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से हम सब वह चले गए। हमने वह जाकर देखा तो कपूर ग्रुप की सीईओ मिस लावण्या, जो कि उस निठल्ले राघव की वाइफ भी है, हंसकर कहती है, उसने राघव को जिया को परेशान करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा था। जिया भी तब रो रही थी, इसलिए उसने मिस लावण्या ने राघव को खूब तमाशे मरे और वह से चली गई। उसके बाद हमारे ऑफिस के कुछ लड़कों ने राघव को बहुत मारा। इतना कहकर नैना रुककर कॉफ़ी का एक सिप लेती है, लेकिन नैना की बात सुन काव्य और मीरा दोनों गुस्से से कहती है, अच्छा हुआ उस राघव के साथ, ऐसा ही होना चाहिए थे, लेकिन उसका इन सब से क्या नाता है, आज 10 एम्प्लॉयज क्यों निकल दिया, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। काव्य कहती है। वही वीर यह बात सुनकर उसको राघव ऐसा कर सकता है ऐसा पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मीरा अपनी कॉफ़ी पीने के बाद कहती है, अरे रियल स्टोरी तो इसके आगे है। तभी मीरा एक्साइटेड होती हुई कहती है, फिर बताओ ना। हाँ तो सुनो, हम सबको लगा कि राघव ने जिया के साथ वो सब नीच हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन तभी हमारे सीईओ अर्जुन सर आकर सबको रोककर वह क्या हो रहा है उसका रीज़न पूछते हैं। फिर नैना जिया ने अर्जुन को क्या क्या बताया, फिर उसके बाद सुरेश, पुलिस और एम्बुलेंस की सब बातें बता दी। सिर्फ नैना सीईओ अर्जुन और जिया के भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि अर्जुन कल जाते समय ही सबको वार्निंग दे दी थी कि किसी को भी इस पार्टी में क्या हुआ और मेरे और जिया के बीच में कौन सा रिश्ता है ये किसको भी नहीं पता चलना चाहिए। नीना की इन सभी बातों को सुन दोनों काव्या और मीरा को राघव के लिए बुरा लगता है। तभी काव्या कहती है, मतलब जिया के साथ यह सब सुरेश ने किया और राघव फंस गया। बेचारा राघव, वो तो जिया की हेल्प ही कर रहा था, लेकिन मिस लावण्या की वजह से उसका कचुम्बर बन गया। मीरा काव्य की बात बीच में काटते हुए कहती है, इसलिए उन सब 10 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। लेकिन सुरेश क्या क्या हुआ, उसे जेल नहीं हुई। मीरा उन दोनों की बात सुन कहती है, हाँ राघव के साथ तो बुरा हुआ, मुझे आज पहली बार उस पर दया आ रही है, उसकी वाइफ को उस पर तरसत नहीं है। वैसे तो सुरेश के ऊपर केस फाइल की है जिया ने, लेकिन उसके आगे का कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। इतना कहकर तीनों ही अपने अपने ऑर्डर की पेमेंट कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही वीर जो कि चुपके से उन तीनों की सब बातें सुन रहा था, उसको राघव की सच्चाई और उसकी हालत के बारे में सुन खुशी और बुरा दोनों लगता है। उसको खुशी हो रही थी कि लावण्या ने जो कुछ भी राघव पर इल्जाम लगाए थे वो सब झूठ निकले, लेकिन बार इस बात का लग रहा था कि लावण्या की वजह से राघव हॉस्पिटल में एडमिट था। वीर अब जल्दी से जल्दी राघव को मिलना चाहता था। उसके मन में ये भी आया कि पहले मिस्टर समीर यानी वीर के पापा और लावण्या को सारी सच्चाई बता दो जाए, लेकिन वीर लो राघव की टेंशन हो रहा था, वो अब कैसे होगा वगैरह वगैरह। वीर अभी सिर्फ अपने इन्फॉर्मर की यानी उस सबॉर्डिनेट के फ़ोन का इंतजार कर रहा था कि कब वो सब इन्फॉर्मेशन बता दे। वीर कुछ देर ऐसे ही उस कैफ़े में इंतज़ार करने लगता है। टिक 5 मिनट बाद वीर को अपने सुनोर्दिनाते का फ़ोन आता है। वीर तुरंत कॉल रिसीव करके, हाँ बोलो क्या पता चला। सामने से वो आदमी वही सबा बता देता है जो कि अभी नैना ने अपने दोनों दोस्तों को बताया था। वीर को उस बात को सुन तसल्ली मिल जाती है कि राघव निर्दोष है। फिर वीर आगे बोलता है, तुमने पता चला राघव अभी कहाँ है।
वो सबॉर्डिनेट कहता है, हाँ सर। राघव सर अभी हॉस्पिटल काशी में एडमिट है। मैं आपको उनकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है पहले ही। ओपन सबॉर्डिनेट की बात सुन वीर गुड जॉब बोलकर फ़ोन रख देता है। फिर अपने व्हाट्सएप को ओपन करके वही इन्फॉर्मेशन लगता है जिसे उसके सबॉर्डिनेट ने भेजा है। जिसे देख राघव जल्दी से बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल काशी की तरफ जाने लगता है। वीर मन ही मन सोच कहता है, मेरी प्यारी बहना, आज तुमको मैं राघव की असली सच्ची बता दूंगा। जिसे तुम चरकटेरलेस कह रही थी वो ही सच्चा करेक्टर वाला पसंद है। आज तुम पहली बार अपने डिसीजन पर पछताओगी। सिर्फ कुछ और देर इंतजार करो, मैं राघव को मिलकर आता हूँ। मेरा भाई कैसा है ये देखकर आता हूँ। इतना कहकर वीर अपनी कार भागने लगता है। उसको अब ऐसा हो रहा था कब वो अपने भाई जैसे जीजा से मिले और उसके बाद सबको उसका सच बताए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल काशी में राघव के वार्ड में राघव अभी अभी मेडिसिन लेकर आराम कर रहा था। वही जिया अभी अपने असली घर यानी भाई अर्जुन के घर गई थी। जिया अभी जिस बस्ती में रहती है वो सिर्फ राघव से सच छिपाने के लिए, क्योंकि सीईओ अर्जुन तो हमेशा राघव के पास रहकर उसका साथ नहीं दे सकता। इसलिए जिया अपनी असली पहचान सबसे छुपाकर मिडिल क्लास लोगों की तरफ रहने का दिखावा करती है। वही अर्जुन ने जिया को फोर्स करके कुछ देर आराम करने के लिए भेज दिया था। अर्जुन भी अभी डॉक्टर शुक्ला के केबिन में ही था। मिस्टर मेहता भी चले गए थे। अर्जुन और डॉक्टर शुक्ला कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी एक नर्स भागते हुआ आती है और बिना दरवाजा नॉक किए ही अंदर आकर कहती है, सर कोई आदमी मिस्टर राघव के रूम के बाहर शोर कर रहा है। वो राघव के रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने उनको विजिटिंग वक्त के टाइम आने के लिए कहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे। प्लीज़ आप जल्दी चलो। इतना कहकर वो नर्स डॉक्टर शुक्ला और अर्जुन के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगती है। वही अर्जुन और डॉक्टर शुक्ला कुछ बातें कर ही रहे थे। नर्स को ऐसे पसीने से भिगार भागते हुए आते देख पहले तो डर जाते हैं कि राघव को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन उस नर्स की बात सुन अर्जुन सीधे अपनी जगह से खड़े होकर बिना डॉक्टर शुक्ला की तरफ देख जल्दी से राघव के रूम की तरफ जाने लगता है। वही राघव के रूम के बाहर एक आदमी को 2 वार्ड बॉय ने दरवाजे पर ही रोक कर रखा था। वह हॉस्पिटल में सब जानते थे कि जो मरीज यही अंदर है वो वीआईपी पर्सन है, इसलिए सबको चेतावनी दी थी कि उनके हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। वही राघव के रूम के बाहर और कोई नहीं वीर ही खड़ा था, जो कब से राघव को देखने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वही अर्जुन तभी वह आकर वीर को देखते हुए कहता है, मिस्टर वीर कपूर अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अभी मरीज यानी राघव रेस्ट कर रहा है। जब वो होश में आ जाएगा आप जा सकते को उसको मिलने। सीईओ अर्जुन और जिया को कपूर फैमिली में से सभी मेंबर के बारे में पता था। कौन कैसा है, कौन राघव के साथ अच्छे से पेश आता है, इसलिए अभी सीईओ अर्जुन आराम से वीर के साथ बातें कर रहा था। वही वीर आवाज की तरफ देखता है तो अपने सामने मिस्टर अर्जुन खड़ा देख कहता है, आप यहाँ है। मेरा एक एम्प्लॉय सेरोयो से कंडीशन में है तो मुझे उसे देखने के लिए आना ही था, इसलिए मैं अभी राघव का ही होश में आने के वेट कर रहा हूँ। अर्जुन के मुंह से ये सब बातें सुन वीर भी शांत हो जाता है। फिर वीर वही रूम के बाहर के कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगता है। 16 राघव ने किए डाइवोर्स पेपर साइन। अब आगे हॉस्पिटल काशी में दोपहर के 1 बजे राघव अपनी आंखें खोल देता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन आसपास कोई भी ही नहीं था। इसलिए राघव अपने साइड टेबल रखे हुए पानी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। राघव को एक हाथ में सलाइन लगी थी और दूसरा हाथ फ्रैक्चर था, इसलिए राघव बेड से उठ नहीं सकता था। राघव को पानी के बोतले के पास पहुंचने ही वाला था, तभी टेबल के ऊपर के सारे दवाएं और बोतलें नीचे गिर जाते हैं। वही राघव के रूम के बाहर बैठे वीर कर वार्ड बॉय को अंदर से आवाज आती है, इसलिए वीर घबरा कर अंदर चला जाता है। राघव के वार्ड रूम के अंदर वीर समाने का नज़ारा देख राहत की सांस लेता है, क्योंकि राघव बेड पर सीधे होकर बैठा था और नीचे की तरफ देख रहा था, जहां पानी की बोतल और बाकी सामान नीचे गिरे थे। वही राघव वीर को अंदर आता देख खुश हो जाता है, क्योंकि कल से कपूर मयाशन से राघव को मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था और राघव को ऐसी बात का बुरा लग रहा था, लेकिन अभी अपने समाने वीर को देख उसकी खुशी चेहरे पर दिख रही थी। वही राघव को खुश होते हुए देख वीर भी खुश हो जाता है। फिर वीर आगे बढ़कर राघव के पास जाकर उसको अच्छे से देखकर आदसी भरे भाव के साथ कहता है, क्या यार सिर्फ 4-5 आदमियों से पीट कर आया है? क्या इज्जत रख ली तुमने मेरी? मैं अब किसी को भी मुंह देखने के लायक नहीं रहा। राघव उसकी बात सुन कर कहता है, ग्रुप का ड्रामेबाज, तू मेरी जगह होता तब भी इतना ही पीटता। इतना कहकर दोनों भी है देते हैं। भाई अब मैंने तुमको देखा ना, दिल खुश हो गया। अब बताओ तुमको डिस्चार्ज कब मिलने वाला है? मैं तुमको हमारे पर ले चलता हूँ फिर। राघव कुछ कहता तभी अर्जुन पीछे से कहता है, अभी कुछ और दिन राघव यही रहेगा।
सीईओ अर्जुन की आवाज़ सुन दोनों दरवाजे के तरफ देखते हैं। वीर, सीईओ अर्जुन की बात सुन कहता है, ठीक है मिस्टर अर्जुन और थैंक यू मेरे भाई के लिए इतना सच कुछ करने के लिए। वीर की बात सुन अर्जुन कहता है, मिस्टर वीर राघव मेरा भी कुछ तो लगता है। सीईओ अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुन दोनों राघव और वीर उसको अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो खाना क्या कहते हो तुम। दोनों अपने तरफ ऐसे देखता देख सीईओ अर्जुन कहता है, मतलब राघव मेरा एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए इतना करना तो बनता है। ये बात सुनते ही दोनों सिर्फ हाँ में सर हिलाकर अर्जुन की बात को सही मान रहे थे। तभी राघव सीईओ अर्जुन से कहता है, लेकिन सर आप अभी यहाँ, आज तो हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी न बिरता जी के साथ। राघव की यह बात सुन सीईओ अर्जुन कहता है, मीटिंग यही पास के होटल में है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गया। लेकिन लगता है तुम अभी ठीक हो, इसलिए मैं चलता हूँ, आप दोनों बात करो। जिस पर राघव कहता है, थैंक यू सर मुझे बचने के लिए और मुझे यहाँ देखने आने के लिए। जिस पर अर्जुन कहता है, इस ओके राघव, अभी तुम आराम करो, जिया कुछ देर में आ जाएगी। इतना कहने के साथ अर्जुन वहाँ से चला जाता है। राघव कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके वो सारे शब्द मुंह के मुंह में ही रह गए। राघव और वीर फिर ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी रूम का दरवाजा ओपन होता है। दोनों को भनक लग जाती है कोई तो आया है, इसलिए राघव और वीर दोनों दरवाजे के तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ एक आदमी खड़ा था, जिसे देख राघव के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे, जैसे वो उस आदमी को जानता ही नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ वीर के चेहरे पर शौक वाले एक्सप्रेशन थे, क्योंकि सामने खड़ा आदमी लावण्या और कपूर ग्रुप का पर्सनल लॉयर मिस्टर वायदंडे थे, जिसे देख वीर को समझ आ गया कि वो ये राघव और लावण्या के डाइवोर्स पेपर को लेकर आए हैं। मिस्टर वायदंडे रूम के अंदर आते हुए देख कुछ कहने ही वाला था, तभी वीर कहता है, मिस्टर वायदंडे अभी आपका यहाँ कोई भी काम नहीं है, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, मैं लावण्या मैडम से पर्सनल बातें करूंगा, आप अभी जा सकते हो। वीर की बात सुन राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलता। राघव सिर्फ आगे क्या होने वाला है उसके लिए अपने मन की तैयारी करता है। वीर की बात सुन मिस्टर वायदंडे कहते हैं, तारांकन वीर सर, मैडम ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैं अपन काम पूरा करके ही जाऊंगा। मिस्टर वायदंडे की बात पर वीर आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी राघव कहता है, वीर रहने दो इनको, जो काम करना है करने दो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। राघव को ऐसा बोलते देख वीर दर्द के भाव के साथ कहता है, भाई तुमको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसलिए तुम आराम करो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। इतना कहकर वीर मिस्टर वायदंडे को देख कहता है, आप मेरे साथ चलो बाहर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर फिर मिस्टर वायदंडे को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी उन दोनों के पीछे से राघव कहता है, वीर मुझे मालूम है वो डाइवोर्स पेपर लाए हैं मेरे और लावण्या के, मैं सही कह रहा हूँ ना। राघव एक लंबी सांस लेकर कहता है। राघव को डाइवोर्स की बात करता सुन वीर समझ जाता है कि अब कुछ भी छुपाने से कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वीर राघव को कहता है, भाई लावण्या वो सब गलतफहमी के चलते कर रही थी, उसे मालूम नहीं है कुछ इसलिए वो ऐसे कर रही है, अगर उसको सच मालूम चल गया और उसको पता चला कि तुम अभी ऐसी हालत में हो तो वो दौड़ते हुए आ जाएगी, देख लेबा तुम। वीर को इस तरह बातें करता देख राघव को हंसी आ जाती है। फिर राघव पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। राघव को ऐसे पागलों के तरह हंसता देख वीर और मिस्टर वायदंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वीर कहता है, राघव तुम ठीक हो ना, रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी वीर जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है। वीर को ऐसे जाते देख राघव तुरंत कहता है, ठहरो वीर, मैं ठीक हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कहे गए मजाक के ऊपर हंस रहा था। तुम क्या लगता है लावण्या को मेरे इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं होगा? ग्रेटर दैन लेस देन ग्रेटर दैन उसको सब मालूम है, इसलिए तो उसके लॉयर यहाँ आए हुए हैं। फिर राघव मिस्टर वायदंडे की तरफ देख कहता है, आप मिस्टर मुझे वो डाइवोर्स पेपर दे दो, मैं साइन करके देता हूँ। राघव को ऐसे बोलता देख मिस्टर वायदंडे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने बैग से पेपर निकालकर राघव के तरफ जाने लगते हैं। तभी वीर राघव को डाइवोर्स के लिए रेडी होता देख बोलता है, लेकिन भाई तुम पहले सोच लो। फिर लेस देन ग्रेटर देन तारांकन वीर आगे और भी बोलने ही वाला होता है। तभी राघव को उसको बीच में रखते हुए कहता है, वीर ब्रो मुझे मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लावण्या ही साथ नहीं रहना चाहती, अगर वो मुझ पर 1% भी ट्रस्ट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इस रिश्ते में रहना ठीक होगा। अगर उसको कोई और पसंद हो तो यही सही है, इसलिए भाई मुझे प्लीज़ मत रोको। इतना कहकर राघव मिस्टर वायदंडे को पेपर अपने हाथ के पास लेने का इशारा करता है। मिस्टर वायदंडे भी बिना कुछ बोले पेपर राघव के हाथ के पास ले जाकर उस पर साइन लेकर वहां से चले जाते हैं। वही वीर सब कुछ होते हुए देख रहा था लेकिन कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसको राघव की बात कहीं न कहीं सही लगी।
वीर को मालूम था कपूर मैंशन में राघव को नहीं कोई फैमिली वाला और नहीं उसकी खुद की पत्नी लावण्या उसको इज्जत देती थी। सब लोग उसे हर वक्त ताने मारते थे, शिवाय वीर के पापा समीर जी के अलावा। वीर भी सबके सामने उसे तने ही देता था। लेकिन वो बात अलग है कि वीर ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। लेकिन तभी वीर को राघव की कही गई बात याद आती है। फिर वो शॉक एक्सप्रेशन के साथ राघव की तरफ देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कहते हो कि लावण्या का किसी और के साथ? वीर अभी इसी कश्मकश में था। राघव वीर की मन की बात उसके चेहरे आते एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ जाता है। इसलिए राघव कुछ नहीं न छुपाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। लावण्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। मुझे मालूम नहीं कितने दिनों से या महीनों से या कितने सालों से, लेकिन मैंने उसके फ़ोन पर मैसेज देखे हैं जिससे यह बात कंफर्म हो जाती है कि लावण्या मुझे चीट करके किसी और के मेंटल और शारीरिक रिलेशनशिप में है। ये सब बातें मैंने अपनी आंखों से देखी है। वीर को यह सब बातें सुन धक्का लगा था। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि लावण्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और उनके बीच वो सब हो गया है जो राघव और लावण्या के बीच में नहीं हुआ। लेकिन वीर को यह भी बात मालूम थी कि राघव कभी भी झूठ नहीं बोलता है, और बात अगर लावण्या की है तो वो अपने सपने में भी झूठ नहीं बोलेगा। वीर अभी ऐसी बात से शॉक हो गया था। उसे आगे कुछ बोले ही नहीं जा रहा था और राघव सिर्फ उसी को देखे जा रहा था। 17 वीर को पता चला लावण्या और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। अब आगे वीर फिर मन पर पहाड़ रखकर अपने मन को दिलासा देने के लिए राघव से पूछता है, राघव तुम क्या सच कह रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि तुमको धोखा मिला हो, मतलब तुमने ही कुछ गलत देख लिया हो। राघव को वीर के जज्बातों को समझकर कहता है, नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे 100% ट्रस्ट है कि लावण्या मेरे साथ सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं रखना चाहती कि उसे गलतफहमी हो गई है। वो इसलिए भी मुझसे डाइवोर्स चाहती है कि वो अपनी लाइफ में उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ आगे बढ़ सके। राघव कुछ देर शांत हो जाता है और वीर भी कुछ नहीं बोलता। राघव फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, देख भाई, कल के घटना के बाद वो उन सब मैसेज के बाद मैं भी नहीं चाहता कि लावण्या को इस रिश्ते में बांध कर रखूं। उसी के साथ मैंने भी कुछ गलती की है जिसकी वजह से मैं लावण्या को कभी भी फेस नहीं करना चाहता, इसलिए जो हो रहा है वो होने दो। यही हम सबके लिए बेस्ट है। हम दोनों का डाइवोर्स हो जाने दो। वीर अब भी उस बात पर कुछ नहीं बोलता और कुछ देर ऐसे ही शांत बैठा रहता है। वही राघव के रूम के बाहर जिया खड़ी थी, जिसने राघव और वीर की सब बातें सुन ली थी। जिया को जब पता चलता है राघव और लावण्या दोनों ही डाइवोर्स लेने जा रहा है, तो उसे लगता है ये सब कल रात की वजह से हुआ है, जिसमें जिया भी बाय मिस्टेक शामिल थी। जिया के मन ये बात जैसे ही आती है, वो एक झटके साथ रूम के अंदर आते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अभी जाकर मिस लावण्या को सब बताकर आती हूँ, फिर वो सच जानकर तुमको डाइवोर्स नहीं देगी। जिया को ऐसे अंदर आते देख वीर और राघव दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर जिया को दकर राघव शांत होते हुए कहता है, नहीं जिया, ये कल की वजह से नहीं हुआ है, इसलिए तुम टेंशन मार लो और अपने आप को गिल्टी मत समझो। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तभी वीर राघव को बीच में काटते हुए कहता है, लेकिन राघव उसको तुम्हारा सच तो पता चलना चाहिए ना। जिस पर राघव ना में सर हिलाकर कहता है, नहीं वीर, लावण्या को कुछ भी नहीं पता लगाना चाहिए और तुम दोनों मेरे खातिर उसको कुछ भी नहीं बताएंगे। राघव की बात सुन दोनों वीर और जिया राघव के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों भी राघव की बात के लिए मान गए, क्योंकि राघव ने दोनों को इस सिटी को छोड़ हमेशा हमेशा उनके साथ सारे रिश्ते खत्म करने की वार्निंग दे दी थी। फिर कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद जिया राघव को लाई हुई दाल चावल खिला देती है। राघव भी पसंद के साथ जिया का हाथ से बनाया हुआ खाना खा जाती है। फिर कुछ देर बाद राघव को आराम करने छोड़ जिया और वीर राघव के रूम के बाहर चले जाते हैं। वही कपूर ग्रुप में लावण्या के केबिन में लावण्या और लॉयर मिस्टर वायदंडे एक दूसरे के सामने बैठे थे। लावण्या खुशी के साथ कहती है, यह अच्छा हुआ कि राघव ने साइन कर दी। जिस पर मिस्टर वायदंडे कहता है, हाँ मैडम, यह अच्छा हुआ कि राघव सर ने कुछ भी ना कहते हुए साइन कर दी। अगर वो साइन करने में अनखानी करता तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता था, आपके बताए गए अनुसार। फिर तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती वो अलगौर आपको भी डाइवोर्स आसानी से मिल जाता। जिस पर लावण्या सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। लेकिन तभी मिस्टर वायदंडे कुछ सोचने के साथ कहता है, मैडम, मिस्टर वीर तब राघव के साथ ही उनके वार्ड में थे और वो राघव को साइन करने से रोक भी रहे थे। जिस पर लावण्या थोड़ा सा शॉक होते हुए मिस्टर वायदंडे को देखने लगती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, क्योंकि लावण्या सोच रही थी कि वीर वह क्या कर रहा है और राघव को क्यों रोक रहा था। तभी लावण्या के केबिन का दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे सुन लावण्या बाहर खड़े किसी को देख उसे अंदर आने की परमिशन देने के साथ अपने सामने बैठे मिस्टर वायदंडे से कहती है, आप अब जा सकते हो और डाइवोर्स की कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी चालू करो।
मैं अब और ज़्यादा समय तक नहीं वेट कर सकती इस रिश्ते से आज़ादी के लिए। मिस्टर वायदंडे अपनी मैडम की बात सुन कहता है, हाँ मैडम, डोंट वरी, मैं अगर सही हूँ तो परसों ही आपकी कोर्ट की हियरिंग होगी। और राघव सर और आप दोनों भी रेडी हो तो आप दोनों को ऑफिशियली डाइवोर्स भी परसों मिल जाएगा। जिस पर लावण्या के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। लावण्या उसी हंसी के साथ कहती है, नाइस मिस्टर वायदंडे, अभी आप जा सकते हो। मिस्टर वायदंडे अपना बैग और डाइवोर्स पेपर लेकर वहां से जाते हैं सीधे कोर्ट की तरफ, डाइवोर्स पेपर सूबे करके डेट लेने के लिए। मिस्टर वायदंडे के जाने के बाद बाहर का 25 साल का लड़का केबिन से अंदर आ जाता है, जिसे देख लावण्या खुश हो जाती है। फिर लावण्या बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़के के पास जाकर गले लग जाती है। लावण्या को अपने ऐसे गले लगे देख वो लड़का भी उसको मजबूती से गले लगाकर कहता है, हे मेरी जान, काफ़ी समय बाद मुझे ये सुकून मिला है। जिस पर लावण्या कुछ कहती तभी अचानक ही वीर गुस्से से अंदर आ जाता है। वीर जिसने मिस्टर वायदंडे को बाहर आते हुए और उस लड़के को अंदर जाते हुए देखा था। वीर को वो लड़का कुछ जाना पहचान लगा था, इसलिए वीर बिना कुछ सोचे समझे लावण्या के केबिन के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही केबिन के पास चला जाता है वीर को उस लड़के की आवाज़ आती है जो कि लावण्या के साथ सेडिक्टिव वेव में बात कर रहा था। इसलिए वीर को राघव के बात पर विश्वास हो जाता है। इसलिए वीर गुस्से से लावण्या के केबिन का दरवाजा ओपन करके अंदर आते हुए ताली बजाकर कहता है, तारानकन वाह मिस लावण्या वाह, अच्छे से खुशी सेलिब्रेट कर रही हो अपने इस आशिक के साथ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वीर जो गुस्से से उबले जा रहा था, जिस स्पीड से केबिन के अंदर आया था उसी स्पीड के साथ केबिन से बाहर भी चला जाता है। वही केबिन के अंदर लावण्या और उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अभी अभी एक्सैक्टली हुआ क्या है। लावण्या और वो लड़का दोनों वीर के आते ही दूर हो गए थे, लेकिन वीर की बात सुन दोनों कुछ सेकंड ऐसे ही रहते हैं। लेकिन फिर उस लड़के और लावण्या को वीर की बात समझ आ जाती है। तभी लावण्या को अपने कही गई बात को सुन बहुत बुरा लगता है और कुछ तो गलत होने की थिंकिंग लग जाती है। इसलिए लावण्या अपने नाम आंखों के साथ अपने सामने खड़े लड़के को कहती है, क्रिश अभी तुम जाओ, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं तुमको रात को मिलने आऊंगी, अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से। क्रिश जो कि 6 फुट 5 इंच का था, दिखने में हॉट एंड फिट, उसके साथ उसकी नीली आंखें उसके लुक को और भी बढ़ा रहे थे, जिस पर कोई भी लड़की एक नज़र में ही फिदा हो जाए। लावण्या के नाम आंखों को दका कहता है, हे सॉरी लावण्या, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा भाई इतना चीड़ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, रुको मैं उसको जाकर समझता हूँ। जिस पर लावण्या उसे नाम आंखों के साथ कहती है, नहीं रहने दो, मेरा भाई है, मैं ही उसे समझा दूंगी, तुम चले जाओ। लावण्या को ऐसे कहता देख वो लकड़ा यानी क्रिश वहां से चला जाता है। क्रिश के जाने के बाद लावण्या जल्दी से सोचने लगती है कि उसके भाई वीर ने ऐसा क्यों कहा था। हाँ, लावण्या को मालूम था कि वीर झुठमुठ के राघव को सब घर वालों के सामने गलत कहता था, लेकिन असलियत में वीर राघव को अपना भाई मनाता था। लावण्या को यह भी पता था कि वीर ने कभी भी लावण्या के डिसीजन के अलग उसके कुछ करने को नहीं कहा, लेकिन आज लावण्या को वीर आंखों में खुद के लिए घृणा दिख रही थी। ये सोचने के साथ ही लावण्या जल्दी से वीर को फ़ोन लगाकर इस तरफ के बिहेवियर की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन वीर लावण्या का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब भी लावण्या काफ़ी बार वीर को फ़ोन करती है, लेकिन तब भी वीर का फ़ोन नहीं लगता। कुछ देर के बाद वीर का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसे दका लावण्या अपने एक आदमी को कॉल करके वीर की लास्ट लोकेशन पता करने को कहती है। लावण्या अपने आदमी को काम बताने के बाद वही बैठकर अपने सर पर दोनों हाथ रखकर सोचने लगती है, आखिरकार उसके भाई ने ऐसी बातें क्यों की। लेकिन लावण्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद लावण्या ऐसे ही बैठी थी तब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता है, जिसमें वीर के लास्ट लोकेशन बताई गई थी। वो लोकेशन सिटी के बाहर जाते हुए रास्ते पर थी, जिसे देख लावण्या को समझ आ जाता है कि वीर कहाँ जा रहा है। इसलिए लावण्या जल्दी से अपनी हैंडबैग और फ़ोन लेकर वह से निकल जाती है। 18 राघव हो गया गिरफ्तार। अब आगे वीर अभी बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था लावण्या राघव को प्यार नहीं करती, लेकिन वो राघव के पीछे पीछे उसको चीट करती होगी यह भी नहीं पता था। वीर के दिमाग से लावण्या के केबिन में जो देखा था वो जा ही नहीं रहा था। वीर बार बार उस दृश्य को याद कर रहा था जो कि यह था, लावण्या और वो अजनबी लड़का एक दूसरे से चिपक के गले लगे हुए थे। उसी के साथ वो लड़का लावण्या से सेडिक्टिव वेव में बातें कर रहा था। उसी वजह से वीर को अपने बहन से और भी नफरत होने लगी थी। वीर गुस्से में लावण्या को कुछ और न बोल दे जो कि उनके रिश्ते में दूरियां लेने के लिए अच्छा न हो, ऐसी वजह रुद्र वहां से चला आया था। वीर अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाकर जल्दी में कारों को ओवरटेक करते हुए जा रहा था। कुछ ही देर में वीर एक विला के बाहर आ जाता है जो कि सिटी के बाहर के रास्ते में ही था। वहीं दूसरी तरफ लावण्या भी वीर के पीछे गई थी, क्योंकि उसको वीर की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। कुछ देर में लावण्या भी अंदर आ जाती है। लावण्या उसी विला के बाहर आकर कार रोक देती है।
जो कि कपूर फैमिली का ही विला था जो वीर को उसके 18 बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वीर जब कभी भी अपसेट होता था तब यही आ जाता था। लावण्या दरवाजे पर आकर डोरबेल बजती है लेकिन अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। लावण्या काफ़ी देर तरह करती है। लास्ट में थक हार कर अपने पास से डुप्लीकेट छवि निकालकर अंदर चली जाती है। वही वीर अंदर एक कमरे में बॉक्सिंग गोल्स पहनकर बॉक्सिंग कर रहा था। वही लावण्या सीधे उसी रूम में जाकर रूम की हाल देख रही थी, जहां वीर ने कुछ वाइन की बोतल खली आकर दी थी, लेकिन उस पर नशा अभी भी नहीं चढ़ा था। वीर लावण्या को अंदर आता देख अपना मुंह फिरकर बॉक्सिंग करने लगता है। वही अपने भाई की बेरुखी देखकर लावण्या की आंखें नम हो जाती है। इसलिए लावण्या वीर से कहती है, भाई मेरी बात सुनो। लेकिन वीर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। लावण्या काफ़ी बार उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन वीर हर बार उसको अनसुना करके बुकिंग करे ही जा रहा था। इसलिए लावण्या गुस्से से उसको अपनी तरफ फिरकर कहती है, भाई अब बता भी तो तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मेरे साथ वैसे हरकत क्यों की। वही लावण्या को ऐसे करते देख वीर उसी गुस्से के साथ कहता है, मैं क्या आकर रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मालूम है ना, राघव ने अपनी बचपन की यादें और अपनी फैमिली दोनों को ही बुला दिया है। तब भी तुम उसका साथ देने की बजाय उसके साथ गलत रही हो। जब उसको उसकी पत्नी उसकी फैमिली की ज़रूरत है तो तुम उसको डाइवोर्स दे रही हो। अच्छा हुआ उसने तुम्हें डाइवोर्स देने के फैसला को पानी भी मंजूरी दे दी है। वो सही कह रहा था, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अरे तुमको कोई और ही पसंद था तो उससे शादी ही क्यों की, उसको नई उम्मीद ही क्यों दी। आज मुझे शर्म आ रही मेरे दोस्त के नजरें मिलाने में, और उसकी वजह सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम। लावण्या जो वीर की गलतफहमी दूर करने के आई थी, लेकिन वीर की बात सुन उस भी पारा चढ़ जाता है। और राघव ने उसके ऊपर लगाया इल्जाम सुन तो वो और भी गुस्से से बाहर जाती है। इसलिए लावण्या जोर से कहती है, बस करो भाई, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके दोस्त के बारे में पता करो। वो मुझे चेटर कह रहा है, वो मेरे करैक्टर पर सवाल आकर रहा है और आप उसमें उसी का साथ दे रहे हो। लेकिन पहले आपने मुझसे पूछा है मैंने उसको डाइवोर्स क्यों दिया, मैं उससे क्यों नफरत करती हूँ। मैंने उसको सिर्फ कल ही नहीं उसके पहले भी राघव को लड़की के साथ वो सब नीच हरकत करते पकड़ लिया था। ऐसी वजह से मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ, नफरत। इतना कहकर लावण्या रोने लगती है। लावण्या को ऐसा रोते देख और राघव के खिलाफ बोलते देख वीर को कुछ तो गलत होने का अंदाजा लग जाता है। इसलिए वीर अपने गोल्स उतारकर लावण्या के पास जाकर उसके आंसू पूछते हुए कहता है, देखो लावण्या, अगर मुझे भाई मानती हो मुझे सच सच बताओ। लेकिन लावण्या को अभी अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने एक बार भी उससे सच्चाई न पूछकर राघव के कहने पर विश्वास रखकर उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। इसलिए लावण्या अपने आंसू रोककर गुस्से से वीर की तरफ देख लावण्या अपने पास से एक पेन ड्राइव वीर के हाथों में देकर कहती है, ये लो सबूत था, और एक बात, मैं चीटर नहीं हूँ। मैं वो दिलजले आशिकी तरह हूँ। मैं वो पंछी हूँ जिसके उड़ने पहले ही उसी के अपनों के वजह से नेकूद ही पर काट दिए हो। इतना खाने के साथ लावण्या वहाँ से चली जाती है। वही वीर लावण्या ने दिए फ़ोन की तरफ ही देखे जा रहा था। वीर जैसे जैसे उन तस्वीर और वीडियोज़ को प्ले करके देख रहा था, उसकी आंखें और भी चौड़ी हो जा रही थी। वही लावण्या जो कि गुस्से से बाहर आकर अपनी कार में आकर बैठकर रोने लगती है। लावण्या राघव के दिए गए धोखे याद करके रोई जा रही थी। लावण्या को याद आता है कि लावण्या अपने ऑफिस में सुबह के 10 बजे यहाँ से वह चक्कर काट रही थी, क्योंकि राघव कल रात से घर नहीं आया था। इसी वजह से लावण्या थोड़े टेंशन में थी। लावण्या राघव के बारे में ही सोचे जा रही थी, तभी लावण्या के फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें कुछ पिक्चर और वीडियोज़ थी। लावण्या पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन तभी उसको और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, अपने पति राघव के बारे में जानना चाहती हो तो पिक्चर और वीडियो देखो और होटल ग्रीन में आ जाओ। जिसे देख लावण्या तुरंत वो पिक्चर और वीडियोज़ देखने लगती है, जिसे देख लावण्या की आंखें चौड़ी हो जाती है और उसी के साथ लावण्या के मुट्ठी गुस्से से बंध जाती है। लावण्या तुरंत उस दिए गए पते पर निकल जाती। कुछ देर बाद होटल ग्रीन में लावण्या कमरा नंबर 420 के बाहर खड़ी थी। वही अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुन लावण्या जल्दी से अंदर चली जाती है। रूम के अंदर एक लड़की जिसके ऊपर कोई भी कपड़े नहीं थे, सोफे के नीचे बैठकर अपना मुंह पैर में डालकर रो रही थी। वही बेड पर एक लड़का नग्न अवस्था में सोया हुआ था। लावण्या जैसे ही अंदर आ जाती है उसका गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि बेड पर नग्न अवस्था में और कोई नहीं राघव सोया हुआ था। उसी के साथ जो लड़की अभी रो रही थी वो भी पूरी तरफ से नग्न थी। लावण्या को उस लड़की के ऊपर के कमर से ऊपर गलके तक के लव बाइट्स देखकर और भी गुस्सा आ रहा था। लावण्या को समझ आ जाता है कि राघव ने उसके साथ रेप किया है, क्योंकि अगर वो सब उन दोनों के मर्जी से हुआ होता तो अभी वो लड़की राघव के साथ सोई होती, ना कि नीचे नीचे बैठकर रोई जा रही थी। वही लावण्या को अब पाने मोबाइल में सेंड किए गए पिक्चर और वीडियोज़ पर ट्रस्ट हो गया था।
लावण्या के फ़ोन में किसी ने राघव और उस लड़की के सोते हुए पिक्चर और एक सेक्स वीडियोज़ भेजा हुआ था। फोटो तो क्लियर थे जिसमें दोनों का फेस रिवील हो रहा था। एल्कीन वीओडी में सिर्फ काली परछाई ही नजर आ रही थी, जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहा था। लावण्या को पहले तो उन सब पर ट्रस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब अपने सामने का नज़ारा देख उसके आंखें गहू से और आंसू के साथ भरी हुई थी। लावण्या गुस्से से राघव के पास जाकर उसको मारते हुए उठता रही थी, लेकिन राघव उठ ही नहीं रहा था, जिसे देखकर लावण्या समझ गई कि राघव काफ़ी नशे में है। इसलिए लावण्या ने वही टेबल पर रखा पानी का जग राघव के ऊपर खाली कर दिया, लेकिन तब भी राघव नहीं उठा। ऐसी वजह से लावण्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब लावण्या गुस्से में राघव को उसी हालत में उस लड़की को लेकर चली गई। उसी दिन के बाद लावण्या राघव से नफरत करने लगी। इस बात को याद करके लावण्या और भी रोने लगी। कुछ देर ऐसे ही रोते रहती है, तभी उसको 1 साल आता है। लावण्या अपने आप को नॉर्मल करके फ़ोन पिच करती है। वही कुछ देर सामने वाले की बात सुनकर लावण्या एक डेविल स्माइल साथ कहती है, राघव तुमको दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में मज़ा आता है ना, दूसरों की जिंदगी के साथ खलेने में मज़ा आता है ना। अब देखो ये लावण्या कपूर क्या करती है, आज के बाद मैंने तुमको खून के आंसू ना रुलाए तब देख लेना। इतना कहकर लावण्या कार निकाल कर वहाँ से चली जाती है। वही विला के अंदर वीर वो सब पेन ड्राइव LCD पर लगाकर उनमें से एक फोल्डर ओपन करके देखता है। वीर अपने सामने के वो सब पिक्चर और वीडियोज़ देखकर चौंक गया था। उसको उन सब पर विश्वास ही नहीं बस रहा था। उन सब पिक्चर में और वीडियोज़ में वही पिक्चर थे जब राघव होटल ग्रीन में लड़की के साथ था। उसी के साथ राघव और जिया के कैफ़े के अंदर के और कुछ और जगह के फ़ोटोज थे, जिसमें जिया और राघव काफ़ी नज़दीक थे। वीर का दिमाग अब और भी खराब हो रहा था, इसलिए वीर लावण्या के दिया हुआ पेनड्राइव लेकर अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के तरफ जाने लगता है। कुछ देर में हॉस्पिटल में राघव के वार्ड में राघव वीर के दिए हुए पेनड्राइव में से वो सब पिक्चर और वीडियोज़ दिखा देता है। जैसी देख राघव चौंक जाता है और हड़बड़ाहट के साथ वीर को देख कहता है, ये सब झूठ है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। वो ही नहीं, मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। और रही बात जिया और मेरी, वो सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर ऐसी पिच क्लिक की है जिसमें मैं और जिया को इस तरह दिखा गया है। वीर मुझ पर विश्वास रखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राघव को ऐसे बोलते देख वीर गुस्से से कहता है, लावण्या ने मुझे ये सब सबूत दिए हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा करैक्टर कैसा है। मैं हजिया और तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन बाकी फोटोज का क्या, उस होटल रूम का क्या, उस लड़की का क्या, उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जो लावण्या ने उस लड़की का लिया है। ये सब सबूत तो झूठ नहीं बोल सकते ना। देखो राघव, मुझे अभी भी विश्वास नहीं बैठ रहा, लेकिन सबूत तो झूठ नहीं बोल सकते। वीर को गुस्से में बातें करता देख राघव कहता है, भाई मुझे नहीं पता ये सब कैसे और किसने किया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आज तक किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हुआ हूँ, ट्रस्ट मी। वीर अब फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन उसे कहीं ना ही अभी भी राघव पर ट्रस्ट था। इसलिए वीर अपने आप को शांत करते हुए आगे कहता है, राघव, लावण्या ने मुझे सबूत दे दिए उसकी बेगुनाही का और तुम्हारे गुनाहे का। अब तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो मुझे दिखाओ, जिससे ये साबित हो सके कि तुम बेगुनाह हो और लावण्या ने दिए गए सारे सबूत झूठ है। वीर की इस बात पर राघव चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि राघव बेगुनाह है। राघव को शांत देख वीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी राघव के रूम के दरवाज़ा खोलकर एक पुलिस अफसर और 2 हवलदार अंदर आ जाते हैं। राघव और वीर पुलिस वालों को देख एक साथ कहते हैं, आप लोग और यहाँ। अपने सामने 2 आदमी को देख पुलिस अफसर राघव के तरफ देख कहता है, राघव तुम ही हो ना। राघव उनके पूछे गए सेवक पर सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। राघव को हाँ में सर हिलाते देख पुलिस अफसर अपने साथ हवलदार को कहता है, ऐसे गिरफ्तार करो। यही है वो जो। पुलिस अफसर को ऐसे कहता देख राघव और वीर दोनों डर जाते हैं। वीर तभी उन दोनों के बीच आते हुए कहता है, अफसर, मेरे भाई का गुनाह क्या है, आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। जिस पर वही पुलिस अफसर कहता है, इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, जिसमें हमें बताया गया है कि राघव ने कुछ साल पहले होटल ग्रीन में एक लड़की के साथ जबरदस्ती की है। उसी के साथ हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी आए हुए हैं, इसलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। पुलिस वाले को ऐसे बोलते देख वीर जल्दी से कहता है, ओके सर, मैं आपके बीच नहीं आऊँगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो राघव के खिलाफ कंप्लेंट किसने की है। पुलिस ऑफिस जवाब में कहता है, सॉरी मिस्टर कपूर, वो तो हम नहीं बता सकते, अब आप साइड हटो। इतना कहकर पुलिस अफसर अपने साथियों को राघव को गिरफ्तार करने को कहते हैं। वही पुलिस ऑफिसर के साथ एक नर्स भी आई थी जो कि राघव के सब सेलाइन और बाकी के इक्विपमेंट निकाल रहे थे। 19 राघव बच गया, गिरफ्तार होते होते सुरेश अर्जुन के हाथ में लगा। अब आगे
राघव की अर्जुन ने डिस्चार्ज की सभी प्रोसीजर दोपहर को ही पूरी कर दी थी, इसलिए पुलिस वाले भी अब राघव को किसी भी परेशानी के बिना ले जा सकते हैं। वही राघव को समझ नहीं आ रहा था कि किसने उस पर केस कर दी है। उसको याद था कि वो कुछ साल पहले होटल ग्रीन में किस हालत में था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है। लेकिन राघव अब कर भी क्या कर सकता था। वीर जल्दी से अपने एक लॉयर को फ़ोन करके बैल के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर डॉक्टर शुक्ला को फ़ोन करके सारी परिस्थिति समझा देता है। तब तक अर्जुन को भी राघव के गिरफ्तारी के बारे में उसी के एक सबॉर्डिनेट से पता चल गया था, जो कि राघव के रक्षा के लिए उसके पीछे लगा दिया था। राघव अब तक जाने के लिए रेडी हो चुका था। वही हवलदार ने राघव के हाथ में हथकड़ी भी डाल दी थी। वही वीर एक और बार पुलिस वाले को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन सब पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था और न ही किसने राघव के खिलाफ कंप्लेंट की है वो पता चल पा रहा था। पुलिस वाले राघव को वार्ड रूम से बाहर ले जाने ही वाले थे, तभी हॉस्पिटल का एक सीनियर अपने कुछ स्पेशल स्टाफ के साथ आकर उन सबको रोक देते हैं, जिसे देख पुलिस अफसर जरा फस्टेड होते हुए कहता है, ये क्या हरकत है, आप सब हमें क्यों रोक रहे हो। जिस पर एक सीनियर डॉक्टर कहता है, सर देखिए राघव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन अब भी कभी क्रिटिकल है, आप उसे हमरे परमिशन के बिना नहीं ले जा सकते। डॉक्टर की बात सुन पुलिस वाले हंसते हुए कहता है, लेकिन इनको तो आज ही डिस्चार्ज दिया गया है और यह आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी नमूद है, फिर आप किस बेसिस पर रोक रहे हो। जिस पर वो डॉक्टर उसी स्माइल के साथ पुलिस वाले को चिढ़ाने के भाव से कहता है, हाँ ये सच है कि हमने राघव को डिस्चार्ज दिया है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राघव अभी भी ठीक नहीं है, उनका कल ही एक ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ही मिस्टर अर्जुन इनको यहाँ से डिस्चार्ज करके अपने गेस्ट हाउस पर आल मेडिकल फैसिलिटी के साथ रखने वाले थे, ऐसी वजह से हमने राघव सर को डिस्चार्ज दिया था। डॉक्टर की ऐसी बात सुन राघव को अच्छा महसूस हुआ। वहीं वीर काफ़ी खुश हो गया, लेकिन पुलिस अफसर काफ़ी नाखुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसको ऐसी काम के पैसे से मिले थे राघव को गिरफ्तार करके जेल में टॉर्चर करके सब कुछ उनके बताई गई बातों को मान लेना। लेकिन अब उस पुलिस वाले को उनका प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था। पुलिस वाले को पता था कि राघव एक घर अजमाई है जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन अब उसे इस हॉस्पिटल में सबका राघव के लिए एक कंसर्न देख कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे कि राघव कोई बड़ा आदमी हो। हाँ राघव तोफ है और वो सबको बाद में समझने में भी आ जाएगा। वही पुलिस वाले राघव को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वही डॉक्टर उस नर्स को जो पुलिस वालों के साथ आई थी उसको एक वार्निंग देकर कहता है, तुमको मालूम नहीं है क्या राघव सर कौन है, तुम्हें किमान इस बात की तो समझ आ जाने चाहिए कि किसी विप मेंबर के हर बारीक न्यूज़ को भी पहले हमारे हॉस्पिटल के सीनियर को बताने चाहिए। ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर तुमने जाने दे रहा हूँ, अब चली जाओ यहाँ से। वही वो नर्स जल्दी से एक सॉरी बोलकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। सब जाने के बाद वीर डॉक्टर की तरफ देख कहता है, थैंक यू डॉक्टर, आप सही समय पर यहाँ आ गए, नहीं तो राघव को इस हालत में जेल जाना पड़ता। जिस पर डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, ये तो हमारा काम ही है, हमारे मरीज का ध्यान रखना। मिस्टर राघव अब आप आराम करो, आपको कुछ देर बाद फिर चेक करने के लिए आ जाएंगे। जिस पर राघव हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर और उनके साथी हेल्पर के जाने के बाद वीर राघव से कहता है, राघव अभी तुम आराम करो, तब तक मैं देख कर आता हूँ कि तुम्हारे ऊपर किसने केस किया है। राघव उसको ऑल द बेस्ट बोलकर आराम करने लगता है। राघव अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी भी उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उसने किसी लड़की के साथ इतनी नीच हरकत की है। राघव अभी इसी सोच में घूम हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को भी इन सब के बारे में पता चल गया था, इसलिए अर्जुन ने अपने सभी सबसे स्पेशल सबॉर्डिनेट को राघव पर किसने केस किया है और उसके और क्या क्या साबुत है इस काम पर लगा दिया था। वही लावण्या अभी अपने ही दिमाग में राघव के खिलाफ और कुछ प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि लावण्या को ऐसा लग रहा था कि राघव अपने सच छुपाने के लिए लावण्या के बारे में झूठ फैला रहा है। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। जिया राघव के लिए कुछ हेल्थी खाना लेकर आ जाती है। राघव भी वो सब खाना मजे से खाकर जो जाता है, लेकिन जिया को आज क्या क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही एक सुनसान सड़क पर जो कि सिटी के बाहर के रास्ते पर था, उसी के पास जंगल के अंदर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस था, जिसमें अभी सुरेश खुर्ची पर आधमरे हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ 4 आदमी अंदर आते हुए दिखाई जाते हैं। चारों आदमी अंदर आने के बाद उसी में एक आदमी 2 कुर्सी उठकर सुरेश के सामने रख देता है। फिर अपने बीच के 2 आदमी आगे आकर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर उनमें से एक अपने सामने खड़े आदमी को कुछ इशारा कर देता है, जिसे समझकर वो आदमी जल्दी से अपने हाथ में लाए हुए पानी के जग को आधा सुरेश के ऊपर डाल देता है। सुरेश जो कि अभी बेहोशी के हालत में था, अपने ऊपर पानी पड़ता देख होश में आ जाता है,
लेकिन अभी भी पूरे होश में नहीं आया था। इसलिए वो आदमी अपने पॉकेट में से लाल मिर्च का बोतल निकल सुरेश के जख्मों के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से सुरेश जलन और दर्द से चीख उठता है। कुछ देर ऐसे ही दर्द में चीखने के बाद वो आदमी फिर से अपने हाथ में से पानी की पूरा जग उसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से सुरेश को कुछ राहत मिलती है। लेकिन वो राहत भी कुछ ही देर रहने वाली थी। सुरेश फिर अपनी नज़र उठाकर अपने सामने देखने लगता है। सुरेश अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा देख डर जाता है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसे किसने किडनैप किया है। लेकिन क्यों किडनैप किया है वो समझ नहीं आ रहा था। वही सुरेश के सामने मिस्टर अर्जुन और उसके पापा मिस्टर मेहता बैठे हुए थे। वही मिस्टर मेहता सुरेश को देख अर्जुन से कहते हैं, ये वही है न सिंह ग्रुप के ओनर का नाजायज बेटा। जिस पर अर्जुन सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। लेकिन सुरेश तो चौंक जाता है, क्योंकि यह सच सिर्फ उसे और उसके पापा को ही पता था। उसी के साथ सुरेश को और 2 भाई और 1 बहन थी। वैसे सुरेश की यह सच्ची जिनको जिनको पता था वो सब मरे गए थे या मरवाए गए थे। लेकिन सुरेश को और भी झटके लगने वाले थे, क्योंकि उसके सभी कारनामों की चिट्ठी अब अर्जुन के पास थी। वही सुरेश जो कि होटल से भागकर अपने एक प्राइवेट कार से कुछ दिनों के अंडरग्राउंड होने वाला था। लेकिन अर्जुन के आदमियों ने उसे सिटी बाहर जाते हुए पकड़ लिया था। तभी उसको उठाकर इस अंडरग्राउंड बेस में लेकर आए थे। सुरेश अपने सामने दोनों आदमी को देख कहता है, अर्जुन सर आप यहाँ, और मुझे ऐसे क्यों किडनैप किया है? जिस पर अर्जुन उस कहता है, इतनी जल्दी भूल गए? तुमने क्या गुण दिखाए हैं कल रात? अर्जुन को कल रात की होटल वाली बात करते देख डर से कहता है, लेकिन सर वो सब तो मैंने नशे की वजह किया था, और यह सब तो नॉर्मल बात है। वीएस भी उस जिया के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो? उस जैसे मिडिल क्लास लड़की के लिए आपने मुझे क्यों उठा लिया है? सुरेश तो कल आरब जून आने से पहले ही भाग गया था, इसलिए उसे अर्जुन और जिया के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही सुरेश को ऐसी बात करते देख अर्जुन ईविल चेहरे के साथ, जो कि किसी नर्क के देवता से काम नहीं लग रहा था, कहता है, वो मिडिल क्लास लड़की मेरी सगी बहन है। तुमने उसके साथ जो नीच हरकत की है उसके लिए तुम्हें तो सिर्फ मौत ही नसीब होगी। अर्जुन की इस बात को सुन सुरेश की रूह ही निकल जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था वो यहाँ क्यों लाया गया है। सुरेश तभी पाने बचाव में कहता है, अर्जुन सर आपको को मालूम है मैं सिंह ग्रुप के ओनर का बेटा हूँ, फिर आप कैसे मुझे कुछ आ कर सकते हो? अगर मेरे बाप को पता चल गया कि आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो मेरे पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। सुरेश के इस बात पर अर्जुन हंसने लगता है। सुरेश अर्जुन इस तरह हंसते देख कंफ्यूज होकर देखने लगता है। अर्जुन फिर सुरेश की तरफ देख उसके जख्मों पर हाथ से दबाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बाप मेरा कुछ बिगड़ पाएगा? कर हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा बाप भी तुमको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। सुरेश पहले तो जोर से चीख पड़ता है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत जोर से दबाया था। वही अर्जुन की बात सुन सुरेश कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है, क्योंकि अब उसे अर्जुन के बातों से डर लगाने लगा था। सुरेश अपने डर को छुपाने के साथ अर्जुन से सवाल करता है, मिस्टर अर्जुन आप क्या कहना चाहते हो? जिसो अर्जुन कहता है, मैं वो ही कहना चाहता हूँ जो राज तुमने छुपाए हुए है, जो गुनाह तुमने किए हैं। जिसे सुन सुरेश की हालत तो खराब हो जाती है। उसके सर से पसीना किसी नदी की तरह बहाने लगता है। च20 डाइवोर्स फाइनल। अब आगे। अगले दिन दोपहर के 12 बजे राघव के वार्ड में राघव बेड पर आराम कर रहा था। तभी अर्जुन एक लॉयर के साथ अंदर आ जाता है। अपन रूम में किसी की आने की आवाज़ सुन राघव आंखें खोलकर देखने लगता है तो सामने सीईओ अर्जुन को किसी और आदमी के साथ राघव कहता है, अर्जुन सर आप इस टाइम यहाँ? मतलब मैं ठीक हूँ, अब तो आपको मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। राघव की बात सुन सीईओ अर्जुन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, राघव इनसे मिलो, यह है मिस्टर डिसूजा, जो कि पेशे से एक लॉयर है। आज से तुम्हारी तरफ से ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। सीईओ अर्जुन की बात सुन राघव कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, थैंक यू सर, लेकिन मुझे अभी के लिए कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मैं तो जेल नहीं जाने वाला। राघव के बात पर अर्जुन कहता है, मैं तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जिस पर राघव और भी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, फिर कौन सा केस है? जहाँ तक मुझे मालूम है मेरा किसी के साथ भी कौन सा झगड़ा नहीं है जिसके लिए मुझे लॉयर की ज़रूरत पड़े। तुम्हारे और मिस लावण्या के डाइवोर्स के केस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कल तुम्हारी पहली सुनवानी है कोर्ट में। अर्जुन एक लंबी सांस लेकर कहता है। अर्जुन की बात सुन राघव उदास हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं आने देता। राघव हंसकर कहता है, फिर सर उसके लिए तो मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लावण्या मेरे से सिर्फ डाइवोर्स चाहती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उसे दे सकूं या वो मुझसे ले सके, इसलिए तो मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप इन यहाँ से जाने दे सकते हो। अर्जुन और राघव का इस बात बहुत सारे चर्चे होते हैं। अर्जुन अपनी तरफ से राघव को समझने की बहुत कोशिश करता है।
एल्कीन हार मानकर सीईओ अर्जुन अपने साथ मिस्टर डिसूजा को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लावण्या को भी कल के बारे में पता चल गया था, इसलिए अभी तो लावण्या अपने लॉयर मिस्टर वायदंडे के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। मिस्टर वायदंडे मिस लावण्या से कहता है, मिस लावण्या, अगर राघव ने आपको कल डाइवोर्स देने से मन कर दिया तो तब आप क्या करोगे? तब अपने लॉयर की बात सुन लावण्या एक आंख ऊपर करके मिस्टर वायदंडे की तरफ देखने लगाती है, जिसे देख खबरकार मिस्टर वायदंडे कहता है, मेरा मतलब था कहने का, हमारे पास राघव के खिलाफ बहुत सारे सबूत है, जिसके बेसिस पर आप बिना किसी रुकावट के साथ डाइवोर्स ले सकती हो। उसी के साथ चाहिए तो राघव को काम से काम 10-15 साल के लिए जेल में भी भेज सकते हो। लावण्या को अपने लॉयर की बात सुन गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी हंसकर कहती है, मिस्टर वायदंडे, राघव बिना किसी बात के मुझे डाइवोर्स दे देगा। तब भी अगर वो डाइवोर्स देने के लिए ना नुकुर करे तो उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह से वो ही कहलगे जो हम चाहते हैं। लावण्या फिर एक सांस लेकर कहती है, फिर भी अगर राघव नहीं माना तो लास्ट ऑप्शन आपके पास तो है। इस कहने के साथ लावण्या हंसाने लगती है। वही मिस्टर वायदंडे भी लावण्या की हाँ में हाँ मिलकर हंसने लगता है। फिर कुछ देर बाद सब पॉइंट पर बातें करने के बाद मिस्टर वायदंडे लावण्या के केबिन से चला जाता है। वही लावण्या अपने प्राइवेट केबिन में जाकर वॉशरूम के नीचे शावर ऑन करके उसके नीचे खड़े रहकर कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में किसी को भी राघव के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। 2 दिन बीत गए थे, नहीं वीर, ना ही लावण्या और ना ही राघव के बारे में कुछ पता था। सुधा जी ने लावण्या को फ़ोन किया था, लेकिन लावण्या ने मीटिंग का बहाना बनाकर वही कपूर ग्रुप में अपने केबिन के प्राइवेट रूम में 2 दिन बिताए थे। वही रही बात वीर की, तो वीर ने सुधा जी को राघव के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने भी मीटिंग का बहाना बनाकर आउट सिटी होने का बहाना बनाया था। अगले दिन दोपहर के 1 बजे कोर्ट के एक प्राइवेट रूम में लावण्या और राघव अपने अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। वही उन दोनों के सामने एक जज बैठा था और लावण्या के साथ उसका लॉयर मिस्टर वायदंडे थे। वही राघव अकेला था। राघव को देख जज कहते हैं, राघव देशपांडे, आपको आपकी तरफ से किसी लॉयर की जरूरत है तो हम अपनी तरफ से एक लॉयर अपॉइंट कर देंगे। जज की बात सुन राघव ना में सर हिलाकर कहता है, नहीं आरुणा, मुझे किसी भी लॉयर की जरूरत नहीं है। फिर जज हाँ में सर हिलाकर आगे की प्रोसीजर चालू आकर देता है। जज लावण्या से सवाल कर देता है, मिस लावण्या कपूर, आपको मिस्टर राघव देशपांडे से डाइवोर्स चाहिए, क्या ये सच है? लावण्या हाँ में सर हिलाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हाँ अरुणा, मुझे राघव से डाइवोर्स चाहिए। क्या मैं इस रीज़न जान सकता हूँ? जिस पर लावण्या कहती है, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, यह आदमी करेक्टलेस है। इसी के साथ मेरा और इसके बीच शहर मामले में बहुत डिफरेंस है। मनी, पावर, स्टैंडर्ड, इन सब में मैं इसके काफ़ी आगे हूँ। ऐसी वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए। फिर जज राघव से वही सवाल करते हैं, जिस पर राघव कहता है, हाँ अरुणा, मुझे से मिसेस लावण्या कपूर से डाइवोर्स चाहिए। इसका रीज़न तो मिस लावण्या कपूर ने खुद बता दिया है, इसी वजह से मुझे और कुछ भी नहीं कहना, आप जल्दी से प्रोसीजर कर दो। लावण्या को आज पहली बार राघव के मुंह से अपना पूरा नाम सुन बहुत दुख होता है, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं आने देती। वही जज दोनों साइड की बात सुन उनका 6 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड कैंसिल कर देते हैं। उसी के साथ दोनों को डाइवोर्स भी दे देते हैं। फिर दोनों राघव और लावण्य दोनों बाहर चले आते हैं। कोर्ट के बाहर राघव जिया के साथ आया था, इसलिए जिया उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी, इसलिए राघव जिया के पास चला जाता है। वही लावण्या बाहर आकर मिस्टर वायदंडे से खुश होकर थैंक्स कहने के साथ कुछ और बातें करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र अभी भी राघव के ऊपर थी। वो राघव का हालचाल पूछना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी राघव के लिए कुछ तो था। लेकिन जब लावण्या राघव को किसी लड़की के साथ देखती है तो उसका राघव के लिए रहा सहा फिक्र भी छूमंतर हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर वही डेविल वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। जिया, जो कि राघव को अंदर बिठाने में हेल्प कर रही थी, इस वजह से उसकी पीठ लावण्या के तरफ थी, इसी वजह से लावण्या को उसका चेहरे नहीं दिखा। वही लावण्या राघव के तरफ ही आने लगती है, तभी जिया को अपने भाई का फ़ोन आ जाता है, जिस वजह से जिया राघव से दूर चली जाती है। वही लावण्या राघव के पास आकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, टैक्सी से बाहर आ जाओ। लावण्या की बात सुन राघव बाहर आ जाता है। अब आगे क्या होगा, राघव और लावण्या क्या बातें करेंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए ग्राजमाएं। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।